हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है कैम टेक विद टॉपर्स इस साल का सीजन 1 का एपिसोड 1 दोस्तों। तो इस कैम टॉक के विद टॉपर्स के सेशन में दोस्तों हमारे साथ प्रेजेंट है इस बार गेट 2023 की रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे, कैम एकेडमी के एक इस प्लेटफॉर्म के साथ दोस्तों। तो रैंक 1 अतनु दास हमारे साथ प्रेजेंट है, रैंक 2 गेट के 2023 के दोस्तों सौरभ हमारे साथ प्रेजेंट है, एंड रैंक 3 शपथ हमारे साथ प्रेजेंट है। तीनों ही बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोस्तों, कैम एकेडमी के स्टूडेंट्स। और इस बार ऐसा कीर्तिमान कैम एकेडमी ने, इस वेद कैम एकेडमी टीम ने दोस्तों हासिल किया है कि हासिल तो हर साल ही होता है, मतलब इस साल थोड़ा 1 2 3 सीक्वेंस में ही आ गया है पूरा। और भी बहुत सारी रैंक है, तो आज हम 1 2 3 के साथ रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कैसा रहा इन सबका सफर और कैसी रही वो इनकी जर्नी दोस्तों, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग उन्होंने ये रैंक हासिल की, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो रैंक 1, रैंक 2, 3 के बाद खुद ही बताएंगे अपने बारे में कि कहाँ से है वो, कैसे कैसे उनका रहा, जेम स्कोर क्या था। तो आइए वन बाय वन। अतनु, रैंक 1 से शुरुआत कर रहे हैं। बताइए अतनु, अपने बारे में कुछ बताइए बच्चों को। So, hello everyone. I am Atanu Das. So, I did my BSc from Haldia Government College from West Bengal, and now I am pursuing my master's degree from IIT Kanpur. So, आईआईटी that's it. कानपुर बच्चों, ध्यान रखना, आईआईटी कानपुर, इसके बारे में स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ दोस्तों AIR2 सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, अपने बारे में कुछ बताइए बच्चों को। So, hi everyone, myself Saurabh, and I have done my BSc from Ramjas College, University of Delhi, and I have got rank 12 in IIT JAM. And after that, I have gone to IIT Bombay. I've done my MSc from there. So, this is my journey ओके, till अभी now. जर्नी बहुत बड़ी है, वैसे हम जानेंगे इस बारे में डिटेल में। अभी क्विक इंट्रोडक्शन। AIR3 शपथ, अपने बारे में कुछ बताइए बच्चों को। Hi everyone, I am Shapat Bhandari. I did my BSc from Jadavpur University, Kolkata, and after that, through JAM, my rank was 71 in JAM at JAM 2021. After that, I get into IIT Kanpur, and now I am final year of my MSc in IIT Kanpur. यस, तो शपथ इज ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर। दो स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी कानपुर टॉप 10 में। तो और दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली का नाम तो हम सुनते ही थे, इस बार आईआईटी कानपुर ने पूरे झंडे गाड़े हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। मतलब वो अक्सर आईआईटी कानपुर के बारे में हमारे सबका एक थिंकिंग होता है, एक थिंकिंग बन चुका है, मतलब पिछले कई सालों से ऐसा एक सिनेरियो रहा है कि आईआईटी कानपुर इज अ रिसर्च ओरिएंटेड पूरा का पूरा रहता है, और वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड सोच के जाते हैं। गेट के बारे में बहुत कम ट्राई भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, वो अक्सर रिसर्च करके प्रिपरेशन करके उसके अकॉर्डिंग और यूएसए एंड जर्मनी की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं। गेट में ये स्कोर इस बार लाना, इनकी स्टोरी इनसे जानेंगे इस बार। और रैंक 2 बॉम्बे का तो भाई हर साल दबदबा रहता ही है, बॉम्बे और दिल्ली वाले तो लाते ही रहते हैं। तो इस बार पूरा मतलब बढ़िया बढ़िया हर हर स्टेट से, वेस्ट बंगाल से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी इनकी जर्नी स्टार्ट हुई सौरभ की दोस्तों, और अब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर। तो रैंक 1 2 3, आइए शुरुआत करते हैं इस कैम टॉक विद टॉपर्स के शो को। और इसमें बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, मजेदार बातें भी करेंगे दोस्तों। तीनों ही केम एकेडमी के स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं, और विद केम एकेडमी के स्टूडेंट है, और तीनों ने ही मतलब पूरा जी जान लगाया इस रैंक को हासिल करने में। कैसा रहा वो सफर? तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्विक क्वेश्चन के साथ। पहला मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि बाकी सब बातें बात में करेंगे, ये बताइए कि ये रैंक लाने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसा लग रहा है अभी, क्या व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, क्या कौन कौन शेयर करना चाहेगा सबसे पहले? एनीवन? अतनु से शुरुआत करें, चलो एक ऑर्डर में चलाता हूं, मैं ही चलाता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अतनु बताइए, क्या कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है, मतलब ये पूरा फीलिंग कैसा लग रहा है, अंदर से इंटरनल फीलिंग क्या आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा भी। मैं एक और बता दूं, मैंने जब अतनु को फोन किया, उसने रिजल्ट आया, तो बात हुई जब अतनु से, और तो डिस्कशन हुए, तो पता लगा अतनु, आई थिंक तुम्हारा फेस्ट चल रहा है ना उस दिन? यस सर, अंतराग्नि चल रहा है सर। हाँ, फेस्ट चल रहा है उस दिन, पूरा डांस गाना करके, नाच गाना करके पूरा मस्त करके आया था, बढ़िया। चलो बढ़िया, अच्छा ओके। तो सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसा फीलिंग है ये फीलिंग, मतलब आपके लिए क्या मायने रखती है फीलिंग? सर पहले तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक साल ड्रॉप आउट है। यस यस। तो ये मतलब आई एम लाइक कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था और पहले से ऐसा था कि आई एम इन टॉप 15। आई ओके। एम श्योर अबाउट दैट, लेकिन गेटिंग रैंक 2 इज ऑब्वियसली इज अ हाँ, नाइस फीलिंग। अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, फिर दोस्तों के फोन आना, अरे वाह कंग्रेचुलेशंस। तो एक अलग से ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमने सोचा था, जिस चीज के लिए हम उतरे थे इस फील्ड में, वो हमने अचीव कर लिया। एक रिलैक्स बहुत अंदर से फील होता है। मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक साल रहा है इस जर्नी में ड्रॉप। तो आई नो द फीलिंग ऑफ ड्रॉप, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अलग से। और वो बच्चे जो इस बार अच्छा नहीं कर पाए, वो
सौरभ से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ड्रॉप करके क्या आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट विल बी अ बहुत अच्छा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन टू शपथ। शपथ, क्या कहना है भाई? हाँ सर, अच्छा तो अब लग रहा है। एग्जाम देके थोड़ा डर गया था, क्योंकि मैं देखा, बाद में जब देखा तो आंसर की यूट्यूब में, तो पता लगा कि मैंने 8-10 मार्क्स का, 8-9 मार्क्स का मैंने केयरलेस मिस्टेक करके आया एग्जाम में। तो मैंने पूरा डर अच्छा, गया। जब वो हमारा मैं यूट्यूब वाला क्या, सेशन चल रहा था, उसमें मैं पता लगा। हाँ हाँ, तो मैं डर गया। मैंने सोचा, गया इस बार तो गया, कुछ नहीं हो सकता। तो पीएचडी का प्रिपरेशन करो, अब क्या ही कर सकते हो। अरे कुछ बार अनएक्सेप्शनल चीजें ही अच्छी होती है, मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसा हाँ लगता है कि नहीं होता। और वो क्या है कि वो क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि वो सबके ही गलत है, बहुत सारे बच्चों के पेपर ऐसा हमें लगा। अच्छा, मतलब इसके बारे में साथ साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा जब अपने एग्जाम गेट 2023, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, मतलब मैं कहूँगा केमिस्ट्री के फील्ड का एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम में जिसने अच्छी रैंक लिया है, समझ लीजिए उसको केमिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा बहुत, मतलब नॉलेज तो आज हम एज ए टीचर भी हैं तो हमें भी उतना नहीं है, मतलब मैं कहना चाहूंगा हम सीखने की प्रोसेस में हैं। और कितने भी बड़े हो जाएं, केमिस्ट्री बहुत अपार है, उसको सीखते रहते हैं, वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट वो भी अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है इस फील्ड में। तो वो जब अचीवमेंट है, और उसके तो आप तीनों ही महारथी यहाँ पे बैठे हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 विद फेब, तीनों के जो बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट है दोस्तों। आपको पेपर देख के फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा जब पहला क्वेश्चन देखा गया, दो क्वेश्चन देखे, क्या लगा कि ये पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से पेपर टफ आया है, इजी आया है, या मेरी रेंज में है, मेरी रेंज से बाहर है? अतनु, कैसा लगा बताइए? हाँ सर, पेपर देख के तो लगा था कि बहुत इजी पेपर आ गया है इस बार। अच्छा। तो पेपर देने के बाद जब हम निकले तो शपथ और मेरा एक ही सेंटर पे था। हाँ, मैं बता दूं, तो शपथ और अतनु रूममेट्स हैं। पहली बात तो इन दोनों रूममेट्स ने धमाल मचाया है। ओके। और एक और इनका रूममेट है, पर बेचारे किसी वजह से उसकी भी अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक आई है। तो उसके बारे में अलग से हम डिस्कशन करेंगे, अलग से। तो बताइए अतनु। सो हाँ, सो था एग्जाम के बाद तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत इजी पेपर आ गया, तो शायद इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, तो चांस कम है, शायद नहीं हो पाएगा, तो ऐसा अ, लग रहा था। ऐसा ऐसा इस बार सबको लगा था। इस बार गेट का पेपर देख के लगा नहीं यार, इजी पेपर आया है, कुछ कुछ इजी इजी ने पूछ लिया है। सौरभ, आपको क्या लगा था? आप तो मतलब एक एक्सपीरियंस था आपको, एक एक्स्ट्रा ईयर का, तो आपको क्या लगा था कि हाँ, आपने क्या सोचा फर्स्ट? ये सर ऑब्वियसली मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मुझे भी लगा कि पेपर थोड़ा इजी है और काफी डुएबल पेपर था। और मुझे लगा कि मुझे मजा आ रहा था क्योंकि मेरे क्वेश्चंस हो रहे थे। वेरी गुड। एंड एंड इट इज लाइक कि मैं काफी कॉन्फिडेंट था और मुझे पता था मुझे छोड़ना क्या है, क्योंकि मैंने 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और एक्चुअली मेरी फेवरेट ऑर्गेनिक थी। ओके। एंड ऑर्गेनिक ही टफ थी पेपर में। हाँ, ये सो तो है। ऑर्गेनिक तो ऐसे लेवल की आई थी लाइक क्वेश्चन। हम जब रेफरेंस ढूंढ रहे थे, मैं बताता हूँ आपको एक जर्नी। हम जब जब आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या कोई भी आंसर्स देते हैं ना, तो इट्स ऑलवेज कि पेपर का कोई भी क्वेश्चन जो होगा डेफिनेटली किसी ना किसी बुक में होता है। हालांकि आंसर सबको पता होते हैं, ठीक है, बट फिर भी क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं उस जगह रेफरेंस के साथ आंसर दे, तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम ढूंढ रहे तो पता लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब बहुत अच्छे लेवल की, कहीं कहीं ऐसी बुक्स जो मतलब नाम ही नहीं सुने किसी ने, तो ऐसी बुक्स से भी देखने को मिल रहे थे। पर वो बहुत मतलब अब क्या होता है कि हर एक प्रोफेसर की अलग अलग आईआईटी जो क्वेश्चन बना रहा है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं उससे भी आता है। कोई क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश भी करते हैं, पर रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे, मैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। चलो बताइए। तो ये सब बस मुझे ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक फेवरेट भी है, तो मैंने ऑर्गेनिक का पेपर देखा तो आई एम लाइक कि अगर मैं इसमें बेटर करता हूँ तो शायद मेरा रैंक इंप्रूव हो सकता है। तो मैंने बिल्कुल। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट किए हैं सारे। एंड वेरी गुड। सिर्फ मेरे दो क्वेश्चंस गलत हैं। ओके, एंड वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है, मतलब ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक यस के मतलब इस केस में तो खासकर इस पेपर को देखते हुए तो हालांकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का भी कंट्रीब्यूशन पूरा ही है, बट फिर भी ऑर्गेनिक एक अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक पूछी गई थी। शपथ, आपको कैसा लगा था? सर, हाँ, मेरे को तो लगा था पेपर बहुत इजी है। हम लोग वो भी ऑप्शन को डिस्कशन कर रहे थे एग्जाम हॉल के बारे में। हम लोग बोल रहे थे इस बार तो जो टॉप 10 होगा 80 के ऊपर से स्टार्ट होगा वो। इस तो बार तो बिल्कुल मतलब हाँ, मैंने भी जब हम गेट का फर्स्ट इंप्रेशन ले रहे थे तो बच्चे ही कह रहे थे कि इजी आया था सर, इजी आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। बट रियलिटी में जब क्वेश्चन आते गए तो बच्चा का डाटा बेस इतना ज्यादा है, तो कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई क्वेश्चन भेज देता, तो मेमोरी बेस में भी आइडिया लग गया था कि नहीं, पेपर इजी नहीं है। पेपर बिल्कुल हाँ इजी नहीं है, पेपर टफ था। पेपर बहुत टफ था, पिछली बार के जैसा ही पेपर था। और पिछली बार से मतलब थोड़ा सा कह लो, 19 से 20 ही कह लो, मतलब उसके अराउंड ही पेपर घूम रहा था। और वहीं पे इस बार की पूरी रैंक्स को लेके, मार्क्स को लेके और कट ऑफ को लेके भी वहीं पे हिस्ट्री रिपीट ही हुई है पूरा का पूरा। कहीं तो पेपर की 2022 की और 23 की सेम ही रहा सिलसिला। मतलब आई थिंक कानपुर ही ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था, हाँ, है ये ना? सर, ये सर, यस, ये सर। आईआईटी कानपुर ही, तो मतलब अच्छा पेपर कानपुर ने डाला इस बार यार, बहुत अच्छा पेपर था।
तो ये तो पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन था। अब हम थोड़ा सा बैक टू द स्टोरी जाते हैं और इंडिविजुअल जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी जर्नी क्या रही है इस पूरे प्रोसेस। जो बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे होंगे, इस सेशन को देख भी रहे होंगे और सोच रहे होंगे कब उनकी जर्नी निकल के आए, कैसे उन्होंने प्रिपरेशंस किया और कैसे केम एकेडमी कंट्रीब्यूशन ने आपको हेल्प किया इस पूरे प्रोसेस में। और आई थिंक सौरभ तो हमारा जैम का स्टूडेंट भी रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल। तो इस लाइक ओके तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं शुरुआत करूँगा अतनु और सौरभ आप सब शपथ आप सबके लिए क्वेश्चन कि कौन-सा वो ऐसा फेज़ ऑफ टाइम था जो आपने ये डिसाइड किया कि हम लोग मतलब जैम से जस्ट निकले थे आप। अच्छा पहले तो मैं जैम के बारे में जानना चाहूँगा। जैम के आप क्या स्कोर से आपके अपने सैटिस्फाई थे क्या? अच्छा अतनु आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी जैम की रैंक आई थिंक 63 है। आपने बताया जिस तरीके से तो जैम के स्कोर से क्या आप सैटिस्फाई थे क्या उस समय पे? और जैम के स्कोर के सैटिस्फाई थे तो उसके बाद गेट का आपने कब सोचा कि मुझे गेट की प्रिपरेशंस करनी है? और क्या ये सोचा कि नहीं मुझे और बेहतर रैंक लेके आनी है या फिर आप प्रिपरेशन करते गए और अपने आप ऑटोमेटिकली सब अच्छा होता चला गया? तो सर तो मैं जैसे बोला, मैं हल्दिया गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो मैंने बीएससी किया है वहाँ से। सो वहाँ के मतलब ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि वहाँ से कोई मतलब आईआईटी में आया हो। सो ओके, इट्स अ तब वेरी मैं जो ग्रेट अचीव किया वो, अचीवमेंट फिर अल्टीमेट आपके लिए तो हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस सर। सो मेरा वहीं पे जब 63 आया था तो मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उससे मैं हैप्पी था। ओके, वेरी गुड। देन, हाँ, तो देन आईआईटी के आने के बाद सो डिसाइड कर लिया था कि पहले ये डिसाइडेड था कि रिसर्च करना है। फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे उसके बाद रिसर्च के ऊपर उतना इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मतलब तो नहीं लैब अच्छा है, जाते खुल हुए, के बोलना अच्छा है, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है कि आईआईटी कानपुर इज़ वेरी वेल नोन फॉर द रिसर्च और अक्सर हम ये हाँ, माइंड हाँ, सेटअप जब हमारा इनिशियल होता है मतलब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि बीएससी में ही माइंड सेटअप बन जाता है। मैं भी जब-जब सेमिनार लेने जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ पहले पहले क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे करके कि भाई तुम में से कितने लोग बीएससी के बाद मतलब आप एमएससी और पीएचडी करना चाहते हैं? पीएचडी तक कौन-कौन जाता है? तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि पीएचडी में क्या स्ट्रगल है और क्या नहीं है। रिसर्च इज़ वेरी इंपोर्टेंट, स्ट्रगल है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं डेफिनिटली और आप एक कंट्रीब्यूशन देते हो साइंस में बहुत अच्छा पहचान बनता है, एक अच्छा नोन आपका चेहरा होता है, मतलब कुछ भी मतलब वेरियस फैसिलिटीज़, वेरियस चीज़ें, वो कंट्रीब्यूशन डेफिनिटली है। उसको सोच के हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, नहीं हम इसी चीज़ के लिए बने, बट ये रियलाइज़ेशन अक्सर हमें मास्टर्स में जाके होता है। तो आपका अतनु ये रियलाइज़ेशन कब आया है पॉइंट? यस। सो एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिसर्च पे इंटरेस्ट नहीं है मतलब एक्चुअली मेन थिंग है द फिनेंशियल थिंग एक्चुअली। ओके, सो हमारा फिनेंशियल कंडीशन उतना भी सही नहीं है, तो आई मीन सेटल जितना जल्दी हो सके तो उतना ही अच्छा है, तो इसलिए मैं सोचा गेट ही मतलब सबसे समझ गया इजी मैं तरीका है। हाँ, यस मतलब ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हमारी लाइफ का वन ऑफ द एक पार्ट होता है जब हम कुछ चीज़ सोचने जाते हैं, तो अक्सर हमें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है और फैमिली का जब हम एक होता है कि हाँ, हमारी फैमिली का ध्यान रखने में हम इकलौते कंट्रीब्यूटर्स हैं या फिर जो लोग हैं उन वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स को सोचना पड़ता है। तो इट्स वेरी इमोशनल डिसीजन फॉर यू आल्सो मेरे मतलब मेरे लिए भी और क्योंकि मैंने इस जर्नी को जिया है और मैंने अपनी मास्टर्स की फीस खुद से ही भरी थी, मुझे याद है अब तक। मतलब उस दौर में ही ये सब चीज़ें चालू कर दी थी, ये सब पढ़ाना एंड ऑल और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, पर ये आपका काम है, अल्टीमेटली रैंक आई है मतलब आपका जो आपने सोचा उस हिसाब से आपने उसको परफॉर्म भी किया और आप रिजल्ट लेके भी आए। तो आपको अब रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस यस सर। अब तो हो रहा है। बिल्कुल, अच्छी बात है चलो। ये तो मतलब एक यस। बहुत अच्छी है। सौरभ आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या रहा जैम के बाद से और अब तक की आपकी गेट के बारे में सोचने तक की स्टोरी? सर एक्चुअली मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो एक्चुअली कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। इट वाज लाइक कि एकदम रैंडमली मैंने एक कॉलेज चूज किया एंड आई एम देयर। मुझे बस इतना पता था कि मुझे केमिस्ट्री करना है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे बोर्ड्स में 99 मार्क्स आए थे एंड एंड द अदर थिंग इज कि मेरे फादर ने केमिस्ट्री पढ़ी है, ओके, अप टिल एमएससी उन्होंने की है तो। वो तो आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे फिर मतलब अल्टीमेटली इसके बाद यस स्कोर सर। तो बहुत यस ओके वेरी देन मैंने पहले साल में तो फिगर आउट किया कि मुझे करना क्या है। देन रामजस में मुझे कुछ प्रोफेसर्स मिले एंड आई वुड लाइक टू कोट मिस आभा बिल्कुल। आभा कथूरिया मैम, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ मतलब उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मतलब एक्चुअली मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। देन देन आई स्विच्ड माई लाइक आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जैम करना है एंड देन आई जॉइन केम एकेडमी Y220 बैच आई हैव जॉइन। वाई टू ट्वेंटी बैच अलग ही स्टार होते हैं वाई टू ट्वेंटी बैच के। यस सर। तो उसके बाद फिर हमने तैयारी किया, प्रिपरेशंस किए।
इनिशियली जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स नहीं आते थे, और फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ, एंड देन मेरा जैम में रैंक 12 आया। वेरी और वेरी गुड, यस। तो पर मतलब मेरा डिसाइडेड था कि मुझे पीएचडी नहीं करनी है पहले ओके। से ही। मुझे जॉब में जाना था, क्योंकि उस टाइम तक सेम कंडीशन था कि मेरी फैमिली में भी लाइक थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, और मैं अपने भाई के साथ रहता था दिल्ली में, तो ओके ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड ओके एसबीआई। ओके तो उसी साल, जिस साल मेरा रैंक आया था, सेम ईयर में उसकी जॉब लग गई थी एसबीआई में। तो ओके। मुझे आई फील लाइक कि मेरी फैमिली से बर्डन रिलीज हो जाएगा बिकॉज मेरे ब्रदर को जॉब लग गई है। लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रेशर मेरे पे आया कि उसकी जॉब लगी है तो आई शुड ऑल्सो गेट अ जॉब। यस, एक सीक्वेंशियल प्रेशर होता है कि हाँ एक अब लग गया है तो दूसरे को और लगना पड़ेगा, गवर्नमेंट में चला गया तो एक और जाना चाहिए गवर्नमेंट में। एंड देन आई मूव टू आईआईटी बॉम्बे, और फिर एक साल तो हम घर पे ही थे। वो बहुत बुरा फेज था हमारे हाँ, वो लिए। कोविड का समय तो सबके लिए ही ऐसा था। और उस कोविड का समय में तो मतलब हमारे लिए तो मतलब ये था कि हाँ अब हम, कि जब यूट्यूब हमारा स्टार्ट हुआ और सारी चीजें स्टार्ट हुई, आई थिंक वो एक फेज था कि हम लोग मतलब कैसे कैसे निकाल रहे थे वो फेज। वो सबके लिए ऐसा था, मुझे लग रहा है कि उस समय पे सब लोग ऐसे स्ट्रगल फील कर रहे थे। आप लोग भी, आप लोग का तो चलो मास्टर्स का आई थिंक अतनु एंड आपका शायद बीएससी का थर्ड ईयर होगा शायद वो, या फर्स्ट हाँ ईयर था। सर, मैं थर्ड ईयर सर। बीएससी थर्ड ईयर था Third year, sir. तुम्हारा। सेकेंड, Yes. लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर। यस यस यस। तो वो एक ऐसा फेज था कि मतलब जो सबके लिए एक बहुत मतलब कहूंगा स्ट्रगल फेज था। बट उस फेज से निकल के बाहर आए और सभी आज इस स्टेट पे बैठे हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको पहले तो। और उस फेज को अच्छा, आपने फेज को कैसे क्योंकि आपके लिए तो फर्स्ट ईयर वो फेज आया था कि आपका आईआईटी नहीं जा बिल्कुल पाए थे। सर, क्योंकि हम फिर हम फिगर आउट करने लगे लाइक कि हमारा एक साल निकल गया घर पे, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल ये रहा कि हमें डिसाइड करना था कि हमें कौन से प्रोफेसर लेने हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। और उसके लिए मुझे आई थिंक सबसे गलत रिव्यूज मिले हैं। आई व्हाट आई नो इज कि मतलब मैंने अपने सीनियर से भी पूछा, लेकिन एक्चुअली मैं सिंथेसिस के लैब में था। देन आई डिसाइडेड कि मैं काम करूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं हूँ यहाँ पे तो मेरे को काम करना है। मैंने काम भी किया ठीक से, बट देयर वर सर्टेन फैमिली इश्यूज आफ्टर दैट, तो ओके मुझे अपने घर आना पड़ा बीच में। आप ओके मतलब इन थर्ड सेमेस्टर ओनली। ओके। वो एकदम पीक टाइम था दिसंबर का, जब मैं घर पे था। और और मैंने वो जस्ट आई थिंक फिर गेट से पहले का ही महीना वो मंथ है। एग्जैक्टली ओके सर। ओके ओके तो मैं पूरी दिसंबर और जनवरी मिड तक मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं, क्योंकि मैं फंस चुका था घर पे, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज थे, मुझे आना ही था। देन आई मूव बैक टू कॉलेज। फिर 15-20 दिन में मैंने पढ़ाई की। एंड लास्ट टाइम मतलब मेरे मेरे 51 मार्क्स आए थे ओके गेट ओके में लास्ट ईयर। ओके तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। एंड एट द सेम टाइम मैंने जीएसआई दिया था, एंड जीएसआई में मैं फिर भी कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा प्री। लेकिन फिर उसमें भी जीएस की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो आई एम लाइक कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मैं आईआईटी जब मैं AR 12 था, उसके बाद आई एम लाइक कि मैं क्या कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। फिर मेरा बस यही फोकस था कि अभी लैब में काम करना है, कंप्लीट करना है इन सारी चीज़ों को, और फिर मुझे सोचना है। देन मैं घर आया, एंड देन सबसे पहले मेरे सामने एक एग्जाम आया, CSIR नेट, सितंबर वाला, यस यस 2022 यस। वाला। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे सच में इम्प्रूव करना है तो मुझे पहले ये एग्जाम अच्छे से करना है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब मेरी रैंक आएगी। तो फिर मैंने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन की, एंड उसमें मेरा रैंक आया 22। वेरी तो गुड वेरी फिर गुड। मुझे लगा कि सही है, अभी मैं थोड़ा ट्रैक पे हूँ। और फिर मैंने बस गेट के बस लिए प्रिपेयर किया है। और जो हमारे ग्रुप में जो हम थे, फॉर जो तुम एग्जांपल मैं चार हूँ, लोग थे, हाँ, एक कन्हैया, कन्हैया है हिमांशु 11 और रैंक, पुष्पेंद्र। हिमांशु 12 रैंक, पुष्पेंद्र 19 रैंक है। चारों का एक ग्रुप था इनका और चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया गेट में। मतलब एग्जैक्टली आपके सर। लिए आपकी जो स्टोरी ना एक इंस्पिरेशन रहेगी उन बच्चों के लिए। मतलब मैं बिल्कुल पर्सनली फील करता हूँ इस बात को कि जरूरी नहीं कि आपका किसी कारणवश कोई एक साल उतना अच्छा नहीं गया हो, बट ये आपके अंदर अगर टैलेंट है और आपके अंदर कोई जुनून है कि हाँ भी मुझे करना है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उस चीज को अचीव कर सकते हैं। इन चारों का एक ग्रुप था, उन चारों ने अच्छी रैंक्स लाई हैं, टॉप 20 में सबकी रैंक है। सेकंड रैंक सौरभ है, 11 रैंक का हिमांशु है, 11 रैंक का नहीं है, 12 कन्हैया, हिमांशु है, एंड 19 रैंक पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र। इन चारों का एक ग्रुप था और इससे इनके जो साथ के जो बच्चे थे जो लास्ट ईयर रैंक्स लेके आए थे, विकास एंड ऑल, वो सारा का पूरा पूरा ग्रुप एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों ग्रुप था। मतलब अलग से ही वो सब बच्चे अलग 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 जगह, कोई यूएस प्रेजेंट है, कोई अभी यहाँ से कोई जीएसआई में कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। तो बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि इन पूरा ग्रुप ने एक अच्छी जगह पे चले गए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और शपथ आपसे जानते हैं आपके बारे में कि कैसा लगा आपको वो स्टोरी, कैसा लगा मतलब वो जैम से लेकर वो गेट में डिसीजन जो लिया आपने कैसे लिया। हाँ सर, तो बीएससी का फर्स्ट ईयर में तो मेरा ऐसा था कि मेरे को यूपीएससी करना है। यूपीएससी तो करना, ओके। हाँ,
तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर और जो कोविड के पहले टाइम था, तो उस टाइम तक मैंने केमिस्ट्री इतना ज्यादा पढ़े नहीं थे, मतलब बेसिक्स मेरा इतना क्लियर नहीं था। तो तब कोविड के वजह से कॉलेज बंद हो गया, मैंने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद थोड़ी देर, कुछ एक महीने कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, बस ऐसे ही मूवी देख रहा था, कुछ ऐसे ही कर रहा था। फिर मेरे को पता लगा लाइफ में आगे करना क्या है, अगर यूपीएससी में आगे जाऊँ तो अनसर्टेन है, अभी बहुत कंपटीशन है उधर, 1% से भी कम लोग उधर सिलेक्ट होते हैं। तो आ, कुछ अच्छा ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना था जिसमें कुछ सर्टेनिटी हो, कुछ परसेंट हो। तो मैंने फिर डिसाइड किया, तो मैंने तभी कोविड में ही मैंने डिसाइड कर, तो पहले ही तब क्या बोलते हैं, मैंने इतना जानता नहीं था कि यूट्यूब में इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल, मतलब तभी तो नहीं था, पर उससे कोविड के टाइम से केम अकेडमी कुछ कुछ अपलोड कर रहा था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उससे। और मैंने तब भी सोच लिया था कि मैंने गेट ही करूंगा, मतलब जैम, मतलब जाना है आईआईटी ठीक है, पर मेरा टारगेट पहले से गेट ही था। तो जब पहले बीएससी में, बीएससी से, तो मैंने तब से ही जब नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि मैं आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड, मतलब तो जो आपने बीएससी मतलब, में डिसाइड कर लिया गेट करना है उस समय से ही। वेरी हाँ, गुड। तो मेरे पहले ही जो लोग बोलते थे कि ये तक जैम किया, फिर जैम की बच्चे चले जाओ, फिर गेट की बच्चे और नीट की बच्चे रहो, तो मैंने वो सब फिर पढ़ते थे कि मतलब पूरा एक साथ बना लेते फिर, क्योंकि मेरे को गेट ही करना है आगे। तो केम उसके अकेडमी तो बाद करता ही आजकल ये, केम अकेडमी तो आजकल आपको बैचेस में भी कॉमन नहीं पढ़ाता है कि हाँ ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नेगेटिव्स होते हैं कि नहीं नहीं एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, केमिस्ट्री तो सेम ही अल्टीमेटली। इनिशियल पोर्शन सेम रहता है, देन नेट गेट का पोर्शन अलग रहता है, तो जब तक आप सेम चल रहे तो सेम पेज पे चलो। और बल्कि क्या, तो मैं तो कहता हूँ इससे जैम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है जब हम साथ पढ़ाते हैं। क्यों? उस जैम वाले बच्चों को हम उस जैम में ही आई थिंक गेट के लेवल का वो क्वेश्चंस भी साथ साथ उस कॉन्सेप्ट का करा देते हैं जो उनके सिलेबस में एटलीस्ट आने वाला है। तो मतलब ऐसा, मतलब वो एक एडवांस लेवल उनके लिए एक फायदेमंद बात है जब ऐसे कोर्सेज चलते हैं जेम नेट गेट के कंबाइन। और इसमें इनिशियली जेम का कोर्स, देन नेट गेट का कोर्स, ये एक पॉजिटिव स्टेप हमने लिया था और पॉजिटिव स्टेप रंग लाया है। मैं आज ही कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मतलब जहाँ पे जेम के बच्चे ही मैं आज जैसे इस बार भी कैसा हुआ कि जेम के बच्चे की भी कुछ कुछ अच्छी रैंक्स आई है, टॉप 100 में रैंक्स आई है। और ये पहले भी होता रहा है कि जैम के बच्चे गेट में भी कुछ स्पेसिफिक बच्चे जो है वो रैंक्स ले आते हैं कि जो टॉप 20 में भी आ जाती है, जैसे 21 रैंक आई थी पारस थी, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये था, मतलब आपने उस समय पे डिसाइड कर लिया, फिर देन आईआईटी कानपुर में बिल्कुल फिक्स था कि हाँ अब गेट देना है। हाँ हाँ सर, तब तो आईआईटी जैम दिया, तो आईआईटी जैम फिर भी आईएससी हमारे टाइम पे क्वेश्चन किया था, तो मतलब हाँ हाँ। बहुत बुरा गया था एग्जाम, तो मैंने सोच लिया था तो शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आईआईटी देखता है। और बाद में रैंक आया तो आईआईटी कानपुर चला 21 आया वाला फिर। जैम तो खतरनाक था भाई। हाँ सर, तो वो उसके तो अलग बाद, ही लेवल है जैम था। वो ऐसा था कि इस बार ही कुछ ऐसा, इस बार भी सेम सीन है। 2023 में हाँ गुवाहाटी ने लिया है, पर इसके सिनेरियो सेम है। अतनु हाँ आपको, आप मतलब आपकी इस पूरी लाइफ में आपका जो जर्नी था वो आपने वो किस तरीके से इसको जिया, मतलब इस तरीके से आपको जैसे इन्होंने अपलोड किया, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। हाँ मतलब तो पहले तो मेरा मतलब जब पहले गेट के लिए मैंने नहीं सोचा था। मेरा पहले ये मोटिवेशन था कि आईआईटी जाना है इसलिए क्योंकि मुझे फॉरेन में पीएचडी करना है। फिर एक्चुअली मुझे पता लगा कि ये बहुत ही कॉस्टली वे है, बिकॉज फॉरेन में अप्लाई और TOEFL से लेके मतलब बहुत पैसे लगते हैं इसमें, यूनिवर्सिटी में अप्लाई ये सब करना। सो बट आई थिंक बाद में तो रिम्बर्स हो जाते हैं। चलो वो तो लेटर ऑन स्टेज की बात है, वो स्कॉलरशिप से डिपेंड करता है अल्टीमेटली। हाँ, हाँ। फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप से कई बार वो अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप्स मिलती है, कई बार नहीं मिलती, कई बार हम हम्म। रह जाते हैं, बट यस यस। हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलो ओके ओके ओके, आगे। तो आप उसके बाद तो फिर आप, यस हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब नहीं करना। गेट ही मतलब सही रहेगा सबसे। सो देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयरिंग फॉर गेट। और सब ओके, अगर मैं दोनों ही। मतलब पहले से ही करता था प्रिपरेशन। यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब एमएससी के आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही प्रिपरेशन, जैसे इसने तो बताया कि इनका फर्स्ट ईयर तो मतलब सौरभ का तो कोविड में निकला था। और कोविड में हमने बहुत सारे यूट्यूब पे चीजें स्टार्ट भी कर दी थी, और वो तो बैच, आप सब बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो कैसा, अच्छा इस पूरी प्रिपरेशन से हम थोड़ा केमिस्ट्री की बातें करते हैं कि अबाउट सिलेबस, कि आप सबने सिलेबस कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, और वेद केम अकेडमी के इस पूरे कंट्रीब्यूशन को अगर देखें तो उसने किस तरीके से उस लेक्चर्स ने आपको हेल्प किया। तो वो थोड़ा थोड़ा सा, और कैसे आपने रिवीजन किया। और क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी है कि बच्चा कैसे अप्रोच कर रहा है। मैं तीनों की, आज तीनों टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, तो तीनों टॉपर की स्ट्रेटेजी एक साथ आएगी, तो बच्चों को भी एक ओवरऑल एनालिसिस मिलेगा कि हाँ हमें क्या कॉमन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि
कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब उसका सिलेबस खत्म हुआ पहला दौर, रिवीजन स्टार्ट किया, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन में कोई गलतियां हुई तो उसको कैसे रिकवर किया, और केमिकल के ओवरऑल कंटेंट ने, वीडियोस ने, लेक्चर्स ने, हमारी गाइडेंस ने, और इसकी टेस्ट सीरीज ने कैसे आपको कंट्रीब्यूट किया। तो शुरुआत कोई करना चाहेगा, किससे करें, कोई शुरुआत करें, कैसे, किससे शुरुआत करें? ओके, मैं ही बोलूं क्या? अच्छा, रैंडम करते हैं, चलो रैंडम करते हैं, तो सौरभ से शुरुआत करते हैं, फिर हम अतुल और फिर शपथ के पास जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का सेम सेम आने वाला है ऑलमोस्ट। चलिए। तो सर प्रिपरेशन तो पहले तो मैं कॉलेज से आने के बाद मैंने पहले तो नेट के लिए प्रिपेयर किया। तो मेरे पास जो भी नोट्स थे मेरे जैम के, जी। क्योंकि मैंने केम एकेडमी का तो लाइव वाला सब्सक्रिप्शन लिया ही था उस टाइम पे जब जी। मैं एमएससी में था, फर्स्ट जी। ईयर में। ओके। तो मैंने पहले उन चीज़ों को किया जो एक्स्ट्रा हैं, जैम से ज़्यादा है। तो ओके। मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स की वेद सर की, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक रही है हमेशा से। तो फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स की सर की, एंड फिर मैंने नोट्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर बना लिए थे, और कुछ चीज़ें बचती थी, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल वगैरह, जो मैंने सोचा था वो मैं लास्ट में ही करूँगा। देन मेरे को जब टाइम आया पढ़ने का, देन आई एम नॉट लाइक इन अ कंडीशन टू स्टडी। यस यस, वो आपका फिर जब मैं समय। हाँ हाँ एग्जैक्टली फिर जब मैंने सीएसआईआर का प्रिपरेशन शुरू किया, तो मुझे इतना पता था कि मेरा फिजिकल ठीक है, और इनऑर्गेनिक तो मैं टोटली सर पे ही बिलीव करता हूँ कि वेद सर ने जो पढ़ा दिया, आई एम लाइक कि ओके फाइन। फिर देन मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, एंड ऑर्गेनिक ही मैंने पढ़ी पहले। पहले 2 महीने मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑर्गेनिक बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस है। और मैंने 2-3 साल के गेट के पेपर्स भी रिव्यू किए थे, और ऐसा मैंने देखा था कि कैरुथर्स और जोफेल एंड नान्स, ये दोनों बुक्स का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, दोनों यस ही यस। दोनों साल के पेपर्स में। यस यस। और फिर मैंने पूरी बुक पढ़ी, ऑलमोस्ट दोनों, क्योंकि रिएजेंट्स के लिए मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी जोफेल एंड नान्स, अपार्ट फ्रॉम आवर, क्योंकि मैंने नोट्स पहले से बना रखे थे सारे यस यस। रिएजेंट्स वगैरह, तो मैंने बस ऐड ऑन किया सारी चीज़ों को, जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि शायद ही डायरेक्टली आ जाए एग्जाम में। तो मैंने उसका भी एक नोट्स बनाया था कि मुझे वो सारे क्वेश्चंस चाहिए। और फिर मैंने पहले सीएसआईआर दिया। उस टाइम तक मैं गेट का इतना सोच नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि गेट के लिए 3 मंथ्स इज मोर देन एनफ। बस मेरे पास सारे नोट्स होने चाहिए और मुझे पढ़ना है एक रेगुलर वे में। यस। तो सीएसआईआर हुआ तो मेरे को काफ़ी ठीक लगा। और उसके बाद से मैंने नवंबर के एंड से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया अच्छे से। और टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया है दिसंबर के एंड में। मैंने ओके। पार्ट टेस्ट दिए हैं, सिर्फ मेजर तो नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पहले सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, देन ओनली आई आई देन एम उसके एबल बाद टू जो गिव भी टेस्ट। जितना समय बचा उसमें टेस्ट सीरीज के जितने एटलीस्ट अटेम्प्ट हो सके, वो जितने कम से जितने मैक्सिमम हो सके उतने कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट हाँ, सीरीज में होते ही कम से कम 40+ टेस्ट हैं, सारे एग्जैक्टली सर। पॉसिबल नहीं हो पाते उस समय में। तो इट्स बेटर कि हाँ, हम जो बड़े कवरेज वाले हैं, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, इनको कवर करें, तो उसमें और ज्यादा अच्छा मोटिवेशन होता है, एक साथ बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो हाँ, आगे आप कुछ उसमें, तो उसमें कुछ गलतियां रही तो कैसे उसको आपने कवर किया, मतलब कुछ अगर कभी कोई गलती आई तो कैसे? ये सर मतलब क्योंकि मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था फिजिकल कैलकुलेशंस में। तो मैं इनिशियली जब मैं पेपर सॉल्व करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जल्दी भी करना है, थोड़ा सा ये भी होता था, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते थे। मतलब मुझे सब कुछ आ रहा है और मेरा वैल्यू नहीं आ रहा है, फाइनल वैल्यू। तो उसमें बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने अपने आप को काम डाउन करना सीखा पहले तो, कि नहीं, वो आपके नेचर से ऐसे, पता लग रहा है मुझे अब एग्जैक्टली कि आप एग्जैक्टली बहुत सर, काम रहते हैं इस चीज को लेके। हाँ। कि देन मैंने अपने आप को काम डाउन करना शुरू किया, कि अगर मुझे कुछ आता भी है, देन आई हैव टू टेक माई टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर दैट पेपर। यस। हमें बस चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो इसीलिए मैंने इस बार के भी पेपर में फिजिकल के क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पेपर डुएबल है और मेरे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी हो रहे थे, तो मैंने फिजिकल के क्वेश्चंस को रिकैलकुलेट भी किया है, हर एक क्वेश्चन को। जरूरी है, जिस फेज में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में हमारा, जिस स्ट्रीम में हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस या डर हमें लगता है जिस चीज का, या वीकनेस डर नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि हाँ, कि क्रॉस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें जब पता है कि यहाँ गलती हो सकती है तो जरूरी है उसको चेक करना। तो इट्स अ वेरी एग्जैक्टली सर। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि आप जब जब ऐसे लगे कि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे अक्सर गलतियां होती है, जैसे अक्सर नंबर ऑफ सिग्नल्स में होता है कि हम जल्दबाजी में एग्जैक्टली कुछ भी सर। एक ऊपर नीचे कर देते हैं, और ऊपर नीचे जब जब होता है ना तो मामला फिर वो गलत भी होता है, नेगेटिव भी दिखा जाता है साथ में, ये बड़ी दिक्कत बात है। यस। देन तो सर मैंने टेस्ट सीरीज दिया है, और आई एम लाइक कि ओके, मेरे
60+ मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जैम वाला कॉन्फिडेंस तो था, और मुझे ऐसा लगता भी था कि मैं करूंगा, ठीक से ही करूंगा। फिर मैंने पेपर दिया तो आई एम लाइक कि पापा बाहर खड़े थे एग्जाम सेंटर के, और मैंने उनको बोला कि मेरा पेपर तो ठीक हुआ है, पर अभी मैं कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकता। और फिर रिव्यूज आने, कुछ वीडियोस भी आए केम के, एंड देन मैंने एग्जैक्टली सेम कि मेरे भी कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, मैंने कुछ तो बहुत सिली मिस्टेक्स किए पेपर में। ओके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि सीरियम 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट, वो मैंने बस जी वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया जल्दी जल्दी में, जी वैल्यू लिख के चला आया मैं। एंड देन मैंने डीएमएसओ कर दिया, एक क्वेश्चन जो आया था ट्रांस इफेक्ट का। तो ओके। वो मुझे, मैंने H2O किया पहले, एंड देन पता नहीं सडनली मेरे माइंड में क्या आया, क्योंकि मैंने जो सीरीज पढ़ी है, क्योंकि मैंने वेद सर के ही नोट से पढ़ा था, तो आई एम लाइक उसमें डीएमएसओ नहीं लिखा है। मैं सोच रहा था कि वाई दिस इज लाइक, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि क्या है। देन मैंने उसको डीएमएसओ चेंज कर दिया, तो ऐसे कुछ गलतियां भी हुई मेरे से। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ऑर्गेनिक काफी अच्छा किया, और मुझे मालूम था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर ऑर्गेनिक ही रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं ऑर्गेनिक में। यस, तो यस, मैंने, और क्योंकि मेरा फ्रेंड स्पेशली हिमांशु, यस। हम दोनों शुरू से ही एमएससी से ही ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि उसका ऑर्गेनिक मेरे से बेटर है। और हिमांशु से भी इस यस, बारे में बात करेंगे जरूर, बिल्कुल। सो सर ऐसा ही रहा बस। चलो, बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर आपने बताया कि किस तरीके से आपने पूरा इस चीज को अटेम्प्ट किया, पूरा केमिकल में कंट्रीब्यूशन आपकी इस प्रिपरेशन में पूरा, मतलब आपको अल्टीमेटली वेद सर की लाइफ में तो सबका, देखो वेद सर के का जो स्टडी है वो तो, या वेद सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो हमारी लाइफ में भी है, मैं आज भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, और हमेशा उसकी चीज के लिए मतलब हमें रहना भी चाहिए कि भाई एक सर, एक प्रोफेसर, एक टीचर जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, तो उन्हीं से हम बने। मतलब मैं तो अपना पर्सनली कहूंगा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत ही वहीं से हुई है, इस केम एकेडमी से ही हुई है, जब 2014-15 की बातें हुई थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन चीजों को लेके, पर जो कुछ सीखा मैंने वहीं से सीखा है, इसी इंस्टीट्यूट से सीखा है। अतनु, आप बताइए आपका क्या रहा पूरा प्रोसीजर, आपने कैसे रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, वेद सर से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, वेद सर का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में क्या है कुछ, और कैसे आपकी प्रिपरेशन रही पूरी की पूरी, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी साथ साथ, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, कुछ ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप? सो वेद सर से मैंने कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों चीज पढ़ी है उनसे। सो एंड कमिंग ऑन बुक्स, सो ऑर्गेनिक के सभी जो पढ़ते हैं, क्लेडेन, कैरोथर्स और ये सब। और नोट्स तो मेरा जैम से था ही, और जो चीजें नहीं लगती थी तो उसे ऐड ऑन करते जाते थे। सो प्रिपरेशन टाइम में ऐसा होता था कि हम जब प्रिपेयर करते थे तो मतलब हमें जो नया चीज मिलता था तो हम दिन में 1 घंटा उस पे देते थे। मतलब शपथ का कुछ नया चीज मिला तो वो मुझे बता देता था, और मुझे कुछ मिला तो ऐसे करके, तो हम कुछ नया चीज, ऐसे कुछ जो हमें नहीं पता है तो हम वो ऐसे ऐड ऑन करते जाते थे। वेरी गुड। सो ऐसे करके हम प्रिपेयर किए हैं। तो मेरा एक्चुअली जो नेट का पेपर था वो अच्छा नहीं गया था। ओके। तो हाँ, तो नेट के लिए मेरा एक्चुअली टेस्ट सीरीज नहीं था। जब ओके। मैं नेट का पेपर दिया तो मैं टेस्ट जब दिया तो मुझे, पेपर जब दिया मुझे लगा था कि एक्चुअली इससे बेटर मेरा हो सकता था, पर मैं यूज टू नहीं था एग्जाम देने में, बिकॉज तब सारा टेस्ट सीरीज, सेमेस्टर ही यही चलता यही एक था बात ये होती है कि सब। टेस्ट सीरीज वेरी प्ले वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट रोल। कंटेंट तो यस। कंट्रीब्यूट करता ही करता है लाइफ में, टेस्ट सीरीज हमें वो माहौल देती है कि जिस माहौल में बैठ के हम पेपर दे, वो एग्जैक्टली माहौल हमारे सामने हो, तुम वही सेम टाइम यस। फेज, इतने टाइम में पेपर करना है, इतने टाइम में ये वाला सेक्शन करना है, इतने टाइम में ये वाला सेक्शन करना है, यहाँ पे गलती हो रहा है तो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो वो दिक्कत पैदा कर देगा। तो वो एक टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है इस प्रिपरेशन में खासकर। मैं तो कहूंगा कि कंटेंट पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने चाहिए जिंदगी में, मतलब क्वेश्चन बस मिलते जाए क्वेश्चन होते जाए, टेस्ट सीरीज और ऐसे क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, जैसे कि कभी कभी का टेस्ट सीरीज का पैटर्न ही ऐसा है, वो तो कि पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट और मेजर टेस्ट, ये सीक्वेंस ही ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को धीरे धीरे प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई मेजर में कम सिलेबस है, पार्ट में और ज्यादा फुल टेस्ट सिलेबस है, फुल में सॉरी पार्ट में फुल और ज्यादा सिलेबस आ गया, फुल में और पूरा ही सिलेबस आ गया, तो धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता है और आप उसको हैंडल करना सीखते हैं धीरे धीरे। तो हाँ अतनु, आप आगे सो हाँ, सो गेट के लिए मैं एक्चुअली 1 महीने पहले से ही, एक्चुअली 2 महीने पहले से तो टेस्ट सीरीज ही देता था, और उसके अकॉर्डिंग मतलब जो मेरा वीक पोर्शन है वहाँ पे वो अच्छे से दिखता था, मतलब जहाँ पे वीक है तो उसी को मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता वेरी गुड, वेरी गुड। तो हूँ। ये एक मतलब अल्टीमेटली देखो, प्रिपरेशंस के बाद जब तक हम खुद को टेस्ट नहीं करेंगे ना बच्चों, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, तो यहाँ कंक्लूजन आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि
अगर हम प्रिपरेशंस तो हमने सब कुछ पढ़ तो लिया है, पर हम टेस्ट कैसे करें? टेस्ट सीरीज़ ही वो है दोस्तों जो हमें एक हमें एनालिसिस करके बताया कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल कंपटीशन में कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं कंटिन्यूअस चेक कर रहा था कि शपथ एंड सबके मार्क्स मतलब अल्टीमेटली उस अपर रेंज में ही लाई कर रहे थे कि हाँ ये सब एक अपर लाइन में ही है, टॉप 20 की रैंक्स में ही आ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर करने ही वाले डेफिनेटली पता लग जाता है। हम लोग भी एनालिसिस करते रहते हैं कौन कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको कैसे और मोटिवेट करना है, जो अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनके लिए क्या बातें उनको बोलनी है अलग से सेशन लेके। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो टेस्ट सीरीज आपको सिखाती है सब कुछ कि पेपर में एग्जैक्टली कैसे बिहेव करना चाहिए, सिली मिस्टेक को कैसे दूर करना चाहिए। बाकी देखिए मैं तो कुछ ये भी समझता हूँ कि सेम डे लक भी मैटर करता है कई बार। तो कुछ चीजें कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं हमेशा। मतलब ऐसा है कि अगर हम जैसे कि कोई गेम हो और 3 टेस्ट की टेस्ट सीरीज रखे, मान लीजिए एग्जाम को 3 टेस्ट का कर दिया जाए, देन उस केस में हम लक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए एक ही पेपर और उसी में ही आपको परफॉर्म करना है, तो सेम डे आपकी हेल्थ क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप वहां तक पहुंचे एग्जाम सेंटर तक, आप थक गए हैं, और सिर्फ हम जानते हैं कि एग्जाम एक ही होता है, बट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन हर एक की स्क्रीन पे अलग अलग होता है। मतलब सेक्शन ए के में पूछा गया कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहला आया है वो किसी की स्क्रीन पे 5वें नंबर पे भी हो सकता है। ऐसा भी होता है क्योंकि मार्किंग सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस चेंज भी होते रहते हैं। और जब वो चेंज होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए हम 4 लोग बैठे हैं और एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा कोई एक वीक पोर्शन लेट्स सपोज, और अतनु का कोई एक वीक पोर्शन लेट्स सपोज मान लेते हैं, सौरभ का एक वीक पोर्शन है, कोई सबका एक वीक पोर्शन है, कोई टॉपिक वीक है मान लीजिए, हम लोगों ने उतना उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, और उसी का क्वेश्चन हमें सबसे पहले मिल जाए तो फिर जो माइंड का हालत होता है यार, ये जो क्वेश्चन आया है ऐसा लगता है कि हमें कि पेपर बहुत टफ आया है। और मान लीजिए ऐसे सीक्वेंस में आपको एक दो मिल जाए ना, तो हमें अक्सर बहुत अच्छे बच्चे जो हर साल बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, पर उस वजह से कई बार उस एक फैक्टर की वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनिशियली थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और वो उस समय जो आपका जो गेट का पेपर दे रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो, उस समय जो आपका मेंटल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब थोड़ा लक का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इसमें हम कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है भाई। क्वेश्चन करना हमारे हाथ में है, पर उसका सीक्वेंस हमारे हाथ में नहीं होता है ना। तो ये भी एक मैटर करेगा। ओके, तो यातनु ये ओवरऑल मतलब आप इसके बारे में अब अच्छा आपने रिवीजन स्टार्ट किया, रिवीजन के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए या फिर आप इसी के अराउंड ऐसे ही? हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट नोट्स तो बेसिकली फिजिकल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया था फॉर्मूलाज का। एक महीने पहले सिर्फ उसे ही देखता था। वेरी और गुड। हाँ, तो उसे ही जब देखता था पूरा चीज मतलब पूरा चैप्टर याद में आ जाता था, क्योंकि चैप्टर पढ़ना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, तो लैब भी जाना होता यस था यस। तो बस। कानपुर में तो लैब ही होती है हाँ कानपुर सर। में। सुबह मैं तो सर। ये सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला सेक्शन भी आएगा। अभी थोड़ा हम सीरियस वाला कर रहे हैं, तो बस 5 मिनट बाद हम इंजॉयमेंट वाला सेक्शन भी लेके आएंगे कि भाई कानपुर लैब के बाद समय कैसे निकाला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ सर, मैंने एक्चुअली आई मीन गेट का प्रिपरेशन मैंने सोचा था पहले। मैं नवंबर में हमारा सेमेस्टर शेष होता है, सारा दिसंबर पढ़ेंगे और हाँ। जनवरी तक पढ़ेंगे, फिर फेब में दे देंगे गेट। सो नवंबर में हमारा ज्वाइन हो गया लैब में। तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि लैब में कितना काम होता है। जब मैं ज्वाइन किया तो लैब में मतलब ये रूल था कि सुबह 8 बजे आना है ओके। और शाम के 7 बजे तक लैब में रहना है। ठीक है, मतलब ये रूल है। और लैब में चाहो तो तुम पढ़ सकते हो जब फ्री टाइम मिलेगा, ओके। ऐसा रूल है। ठीक है। तो हाँ, वो लोग हमें टाइम तो देते थे ऑब्वियसली। तो मेरा जो आई मीन मैं जिसके अंडर हूँ, जिस पीएचडी के अंडर मेरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो सपोर्टिव भी था तो मुझे टाइम देता था। पर लैब में एक्चुअली आप पढ़ नहीं सकते। मतलब मैं ट्राई करता था कि मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करूँ वो लैब में कर लूँ। और जो मेरे आई मीन जब क्वेश्चन करेंगे मुझे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, मैं उस दिन वो टॉपिक रात में आके वो टॉपिक रिवाइज कर लेता था और फिर अगले दिन नया कुछ ऐसा करके। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अल्टीमेटली आपने फाइंड आउट किया, टाइम निकाला। जैसे शपथ मुझे बता रहा था कि आपकी अतनु की लैब तो बहुत हेक्टिक है, शपथ कह रहा था कि मेरी लैब के कंपैरिजन में तो उसकी बहुत हेक्टिक है। तो आइए शपथ अब तेरे पास आते हैं भाई, तेरे तो बजा कि कैसा लगा आपको ये पूरा जर्नी में जो कंट्रीब्यूशन से लेकर प्रिपरेशन से लेकर रिवीजन से लेकर और टेस्ट देने से लेकर पूरी जर्नी। तो मैं तो कॉन्जिक्यूटिव देख रहा था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तीनों ही ले रहे थे। शपथ क्या कहना चाहोगे बताओ? हाँ सर, तो मेरा पहले से ही जेम था तो जेम का नोट तो था ही। तो उसके बाद क्या होता था कि आईआईटी कानपुर का सब लोग बोलते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम लोग उससे भी कुछ निकालना चाहते हैं। मतलब कुछ प्रोफेसर अच्छे थे जो अच्छे पढ़ाते थे, तो उसका मतलब पढ़ाते थे अच्छे, उसकी किसी का कंटेंट अच्छा होता था, तो हम यस। लोग जिसका जो अच्छा है उनको ले लेते थे, फिर लेके एडम करते आगे बढ़ते थे रहते थे। तो मतलब
रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पर वो भी पढ़ाना भी होता है और बहुत अच्छे होता है। ऐसे मतलब नहीं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिर्फ रिसर्च पे फोकस होता है, पढ़ाना भी अच्छा होता है उन प्रोफेसर लोगों को। यस यस, हाँ ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर तो भाई ऑब्वियसली नॉलेज वाइज तो होते ही हैं। चलो हाँ ओके। एकदम सर। तो क्या तो एकेडमी कंटेंट ने कैसे आपको मोटिवेट किया और हाँ आपने सर, कैसे बुक्स कवर की? फिर मैं तो पिछले जब समर ब्रेक हुआ था, तो उसके पहले मैं एक सिंथेसिस लैब में गया था। तो उधर सब सीनियर से बात करके मेरे को ये तो पता लग गया था, अगर ये मैं ज्वाइन कर लूँ तो मेरे को दिन में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट था ऑर्गेनोमेटिक्स कैटलिस्ट में काम करने का, पर मैंने इसीलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा अगर वो लैब ज्वाइन कर लूँ। तो छोड़ छाड़ के मैंने घर चला गया समर ब्रेक में। तो फिर मैं नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया फास्ट, कि अगर मैं नेट गेट का तो लगभग सेम ही होता है सिलेबस, यस 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 यस। सिर्फ पैटर्न ही अलग होते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर नेट की। तो समर ब्रेक में पूरा पढ़े, तो फिर चले आए। तो नेट कब होगा ये तो एक माहौल चल रहा था तब। तो फिर तो जब इधर इधर आए थर्ड सेमेस्टर में, तो सितंबर में नेट था, तो नेट दिया। मतलब प्रिपरेशन मेरा अच्छा था, पर फिर भी मतलब रैंक इतना अच्छा नहीं आया था तब नेट देके। तो मेरे को ऐसा 25 लगा रैंक अच्छा होता है भाई। तूने मुझे मतलब भेजा था तो हाँ मुझे सर समझ में आया था। शपथ का मेरे हाँ पास आया, शपथ मैंने कहा 25 रैंक, 25 रैंक तो बहुत बढ़िया होता है यार। वो तो पेपर ही वो ऐसा था, पेपर में पेपर आपकी गलती नहीं है, वो गलती आपकी नहीं है, मैं आज भी इस बात को कहता हूँ, हम लोग आज भी इस बात को कह रहे हैं, वो प्रोसेस आज भी चल रहा है। वो पेपर की गलती नहीं है, वो कुछ और ही कांड था। हाँ हाँ सर, जो भी फिर तो मैंने ऐसे लैब ढूंढ लिया था जिस लैब में ज्यादा कॉलम नहीं करना पड़ता है और उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे लैब मैंने ढूंढ लिया था। तो मेरे को ऐसा ही था बस, हाँ वो लैब में जाना है। तो हाँ मैं वो लैब ज्वाइन करता था, तो इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम मिल गया था उस फेज में, कि मेरे को इतना मतलब जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में होता है और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में कि बहुत कॉलम करना पड़ता है, जो टीडीएस वर्क है बहुत, हाँ हाँ वो नहीं हाँ। करना पड़ता है मेरे को, तो सिंथेसिस टाइम लैब मिल तो गया बहुत था। एक्टिव होती है भाई। हाँ सौरभ सर जानते हैं इस बात को। तो मैंने तो ऐसा ही लैब ज्वाइन किया, और लैब में बहुत बहुत सब लोग बहुत मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि मैं पहले से ही मेरे को तय था कि गेट करना है। तो सब लोग बोलते थे हाँ तुम पढ़ो, बस पढ़ो, तुम पढ़ते रहना। तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। फिर तो मैंने टेस्ट सीरीज मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब सितंबर से स्टार्ट कर दिया यस था मैंने। यस, मैंने देखा था तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ सीरियस बिल्कुल एक फ्लो में चल रहा था, हर टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म करा था उसमें। हाँ सर, तो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, और जून में मेरा केम एकेडमी का मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, तो यस, मेरे को फ्री में तब कोर्स मिल ये गया था। ये मैं कह रहा था, स्कॉलरशिप टेस्ट कई बार मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मतलब एनरोल करवाता है, जैसे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो मतलब वो एनरोलमेंट और कंटेंट, अच्छा हम आगे कंटिन्यू करो। हाँ सर, तो जुलाई में मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, फिर मेरे को कोर्स फ्री में मिल गया था, लाइव कोर्स। तो मैंने उससे भी बहुत, जो मेरा बाकी इधर उधर का रह गया था वो मैंने नोट्स पूरा बना लिया। तो एकदम, और उसके बाद तो टेस्ट सीरीज भी मेरे को फ्री में मिल गया था, तो मैंने पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया था टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना। तो उसको वही करते रहे, और एग्जाम के एक दो महीने पहले मैंने बस शॉर्ट नोट्स को रेडी हो गया था फिजिकल का, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, तो मैंने यस, पूरा ही पढ़ा था। ओके। फिजिकल का जो शॉर्ट नोट्स होता है, मतलब फॉर्मूला वगैरह, वो मैंने एक कॉपी पे नेट के टाइम से ही बना लिया था मैंने। तो वही मैंने सुबह उठता था, उठ के ही मैंने वो सामने देखता था एक बार, हाँ ठीक है फिर आगे चलो, ऐसा बात होता था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ये बहुत हाँ एक फ्लो बन जाता है असल में, क्या है कि अभी हमने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली है। तो अच्छा, आपकी लाइफ में बेस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, आपने क्या मतलब? हाँ सर, तो बेस सेट से तो मतलब मेरा जो इनऑर्गेनिक का बेस रेडी हुआ है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को लेके, वो बेस सेट से स्टार्ट हुआ है। मेरे को इनऑर्गेनिक इतना था, मेरे को पहले से ही केमिस्ट्री का बेसिक्स इतना नहीं अच्छा था, तो मेरा जो बेसिक्स अच्छा हुआ वो लॉकडाउन पीरियड में केम एकेडमी का कंटेंट यूट्यूब पे देख के ही पहले से अरे वाह, फर्स्ट। वेरी गुड। हाँ वो तो तो यूट्यूब हमने ऐसे। उस टाइम पे स्टार्ट किया था 2020 में, जब हम लोग यहाँ रहते थे। वही वो हाँ वो सर। फेज भी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल था, जिस तरीके से मैं मतलब हम क्या होता था कि यहाँ से ना, जी कैम अकेडमी का ही ऑफिस है, ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर हमारा फ्लैट था। तो उस यहाँ बीच में बैरिकेड्स होते थे बहुत सारे, मैं आपको तो बताता हूँ, क्या बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, मे बी बैरिकेड्स होते थे, बैरिकेड्स पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तो अलाउड नहीं है आप आ सकते। तो हम लोग क्या करते थे कि मैं ऐसे टाइम फेज में हमने निकाल रखा था कि इस टाइम फेज में वहाँ बैरिकेड्स वाले लोग खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये गलियां यहाँ से गाड़ी निकाल के लानी है, यहाँ से पैदल चल के आना है, गाड़ी नहीं तो पैदल से आना है, जो भी रास्ता अपनाते थे। गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकती थी, गाड़ी हम कहीं दूर खड़ी करते थे वहां तक, उसके बाद बैरिकेड से फिर हम गलियों में से घूम के आते थे, और तब ऑफिस खोल के, खुद ऑफिस खोल के तब से ये चीजें चालू करते थे। मतलब वो हमारे लिए भी एक स्ट्रगल सही था, मतलब हमें भी उस फेज को, मतलब बच्चे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे कि भाई ठीक है, अगर बच्चों को कंटेंट नहीं मिला तो कोई और देने वाला नहीं है। और उस टाइम पे लाइव फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कम एकेडमी के पास थी इस ड्यूरेशन में, क्योंकि हमने पहले सेटअप करके रखा था ऑलरेडी। तो अब सेटअप है, हम लोग सिर्फ मैं और वेस्टर थे उस टाइम में जो यहाँ पे रुके हुए थे, जो उस समय पे सारी चीजें निकाल रहे थे। तो हमारे लिए एक ही चीज था कि नहीं, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पहले 10-15 दिन तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, रिकॉर्डेड कंटेंट दे बच्चों को, क्या किया जाए। फिर नहीं नहीं रियलाइज हो गया, नहीं नहीं रिकॉर्डेड से काम नहीं चलेगा, बच्चों को लाइव ही पढ़ाना पड़ेगा, और हमने लाइव आके फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय पे। तो मेरे को अभी याद हो 20 अप्रैल की
दिन था शायद जब मेरा पहला लेक्चर हुआ था एनएमआर का उस पे, और वो दिन, और देख लो अब यूट्यूब अलग ही स्टेज पे चल रहा है। चलिए, तो एक अलग ही स्ट्रगल ऑफ कोविड जिसने कर लिया ना, तो वो बहुत अल्टीमेटली आगे ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और टेस्ट सीरीज तो जैसे कि तीनों ने बोला दोस्तों, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, कि टेस्ट सीरीज तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेस्ट सीरीज पे तो मतलब जी जान लगानी चाहिए। कंटेंट पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज सब कुछ है। जितने क्वेश्चन नए अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपको नया आइडिया लगेगा। आप स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन देखो, जैसे कि इन्होंने अल्टीमेटली बताया कि हम बुक्स की बात करें तो ऑर्गेनिक में जियोफिल वगैरह, थर्स वगैरह सबने पढ़ी है। तो ये दो बुक्स ऐसी है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, कि अगर क्लेडन तो अब एग्जाम में पढ़ लेता आजकल तो बच्चा, जो नहीं पढ़ता उसको भी क्लेडन एक बार एटलीस्ट बेसिक्स लेकर ले लीजिए। क्लेडन, कैराथर और जो फिल्ड बहुत अच्छी बुक्स है, अक्सर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और भी बाकी तो फिर टॉपिक स्पेसिफिक बुक्स है, इनऑर्गेनिक फिजिकल की बहुत सारी बुक्स है, उन पर भी हम फोकस करेंगे। तो बुक्स भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे घर में। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जर्नी। अब मैं बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। पहले आगे चलने से पहले मेरा आप सबके लिए क्या आप अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक वन वन में अतनु, व्हाट डू यू से फॉर योर फैमिली कंट्रीब्यूशन? हाँ, मैं तो घर पे बताया था कि मुझे गेट करना है। तो गेट के एग्जाम पे मतलब वो ऐसे बोलते थे, ठीक है आप पढ़ रहे हो पढ़ लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो अपने ऊपर। ठीक है, एक साल घर पे बैठ के भी कर लेना, पर अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मतलब अब एमएससी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद एक साल बैठ के भी तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें अभी चाहिए, तुम सेटल हो जाओ और हमें हेल्प करना स्टार्ट कर। मतलब बहुत सपोर्टिव थे मेरे फैमिली मेरे ऊपर। मतलब रिजल्ट आने के भी पहले मुझे कॉल करके मेरे पापा बता रहे थे कि उस दिन शाम को ही शायद बता रहे थे मुझे कि जो भी आए तू टेंशन मत ले, ठीक है अपने ऊपर, और जो होगा अच्छा ही होगा। तो यस। ऐसे मतलब सपोर्टिव थे। बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं। वो ऐसे जानते हैं कि कैसे बच्चे को आउट ऑफ स्ट्रेस रखना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए आप ही सब कुछ हो। मतलब चाहे उन्हें जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, पेरेंट्स के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके लिए ऐसा होता है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं अपने घर पे बहुत इस पूरे हेक्टिक शेड्यूल के जैसे कि नहीं जा पाता हूँ, बहुत कम जा पाता हूँ। मैं बहुत कम समय फैमिली को दे पाता हूँ, बट दे एवरी टाइम दे आर वाचिंग माय वीडियोस। मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो उनको कंटेंट केमिस्ट्री नहीं आती, फिर वो केमिस्ट्री देखते रहते हैं। और मतलब ऐसा होता है कि वो अल्टीमेटली यूट्यूब पे देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिन में मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आता घर से, ऐसा भी होता है। मान लीजिए रात होती है, मैं 1 बजे के बाद फ्री हो रहा हूँ, तो मेरे घर वाले उस अकॉर्डिंग टाइम फेस बना चुके हैं। 2 बजे फोन करते हैं रात को कि हाँ, कि चलो क्या है, सब 2 बजे उठते हैं, मैं 2 बजे सोता हूँ, तो उसके आसपास तो फोन कॉल होता है। तो ये सबकी फैमिली का। सौरभ, आप क्या कहना चाहिए? आपके लिए तो एक इंस्पिरेशन रहे आपके पापा, तो क्या यस कहना सर। चाहोगे उनके लिए? सर वही कि जब लास्ट ईयर कुछ हो नहीं रहा था, लाइक आई एम लाइक स्टक कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लाइफ में चाहिए वो भी नहीं हो रहा था। एट द सेम टाइम मैं लैब में अपने आप को, मैं सोच रहा था कि मैं काम तो करूँ एटलीस्ट। आई एम नॉट लाइक कि मैं बैठा रहूंगा और मतलब ठीक है गेट नहीं अच्छा हुआ लेकिन एटलीस्ट मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क काम करता हूँ। फिर मेरा लैब का एटमोसफियर उतना भी सही नहीं था। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। पर फिर भी ठीक है, आई एम लाइक कि मैंने काम किया। फिर मैं थोड़ा बहुत क्यूरियस हो जाता था कि मेरे पास मतलब मेरे को ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी फील होता था क्योंकि मेरे भाई के पास जॉब थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास भी होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड देन मेरे पापा मेरे ने बहुत काम डाउन किया मेरे को। मतलब ऐसे किया है कि तुम्हारा रैंक आ जाएगा, तुम बस अच्छे से पढ़ के दोगे तो तुम्हारा रैंक आ जाएगा, वो मुझे पता है। और अभी जब मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे जो गलत हुए तो मैं बहुत डर भी गया था एक टाइम पे कि लाइक क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चंस तो गलत नहीं हो गए। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि तुम एक बार देख लो, आंसर की देख लो और फिर मिला लो तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने कहा मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, तो ये काम भी उन्होंने ही किया है, और वो भी रिजल्ट आने के 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने एक्चुअली 74 मार्क्स मेरे बनने थे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन चेंज हो गया एक्चुअली वो हाँ आयरन हाँ, वाला। आयरन तो वाले जो। 74 मार्क्स बन रहे थे, तो फिर मुझे लग गया था कि अगर मेरे 70 प्लस मार्क्स हैं तो आई एम इन टॉप 10। यस, डेफिनेटली। फिर अभी मैं, मेरे दोस्तों ने पूछा भी था कितने मार्क्स बन रहे हैं, पर मैंने अभी किसी को बताया नहीं था। तो अभी वो ये वीडियो देख के शायद मेरे को बहुत गाली देने वाले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने चेक भी तो लास्ट में किया है, कैसे मार्क्स बताओ लगे बेचारे। तो हमने रैंक प्रिडिक्टर भी जो लॉन्च किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट गया। मतलब ऐसा गया एक सर। कि मतलब हमने कहा था कि भाई 65 प्लस 70 प्लस टॉप 10 आने वाला, और वही सिलसिला चला। और 66 से सर, 9 रैंक 9 चालू हुई थी। हाँ, मतलब वही और एग्जैक्टली। हमारे ग्रुप में सबसे चिल्ड बंदा हिमांशु ही है। अच्छा, ही इज हाँ। लाइक कि ठीक है कर लेंगे, और रैंक भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान होने वाला बंदा है कन्हैया। हाँ, ही इज नहीं लाइक कि से वो हर मोमेंट पे परेशान है कि अभी उसकी 11 रैंक है, तो भी वो मेरे से कल बात हो रही थी तो ही इज लाइक कि
यार जॉब मिलना लाइक रेशियो बहुत कम है, कैसे ओएनजीसी रेशो? पूरी जॉब्स। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अब फोन मत करना भाई, मैं अब उससे जॉब बात मिलने करता के बाद था। करना। अभी परसों तो मेरे से बात हुई थी, बेचारा कह रहा था कि कह रहा ठीक है सर। उसका एक दिन मैसेज भी आया हुआ था, चलो उससे कन्हैया से अलग से बात करते हैं। तो कन्हैया, कन्हैया, हिमांशु, पुष्पेंद्र, ये चारों और ईश्वर, ये चारों एक ग्रुप था, तो चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चारों ही स्टूडेंट अकेडमी। तो मतलब वेरी गुड, दे आर ब्रिलियंट भाई। तो थैंक यू सर। ठीक है। सबत, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी फैमिली के बारे में? हाँ सर, तो पापा तो मैंने पहले से ही मतलब बहुत मोटिवेट करते रहे हैं कि चलो आगे खुद का जगह करना है, खुद ही देख लो। मतलब इतना प्रेशर नहीं था कि यही करना है वही करना है। तो मैंने पहले से ही मतलब मेरे को जो लगा मैं वही करने आया हूँ। तो मतलब इतना प्रेशर नहीं था। और वो सब हम उनको पहले से ही बोलते थे, हम तुमको पीएचडी करना है वो भी कर सकते हो, हम लोग कोई तुमको रोकेंगे नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं में जो आगे करना है करो। तो ऐसे ही मैं करते रहा, मेरे को जो अच्छा लगा, मतलब सीनियर से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, और आईआईटी में आके तो बहुत एक्सपोजर मिला इधर, बहुत लोगों से बात करने का। मतलब क्या करूँ से ज्यादा वो क्यों नहीं करूँ, ये उसमें जाके क्या दिक्कत आ सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। यस, बिल्कुल हाँ, लाइफ में। तो तो अगर वो अच्छे से मिल जाए तो क्लियर हो जाता है, हाँ ये तो मेरे को नहीं करना, यही करना है आगे। तो वो तो फैमिली रिलेटिव्स फैमिली, बहुत। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें हाँ दोस्त और वोस्त, माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बगल वाले लोग आपको चिल करने में हेल्प कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत आगे जाने वाले हैं। वो मतलब आप एक होना भी चाहिए आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, तो मतलब फिर ऐसा ही हो कि आप पे मरे, फिर मतलब आप भी उन पे मरो और हम भी उस पे मरे। हाँ भी ठीक है, हाँ मरे 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 मतलब सच कि हम पूरा कंट्रीब्यूट करें। दोस्त हैं तो फिर दोस्ती है, फिर बाकी चाहे दुनिया में हम कुछ भी हो जाए फिर हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी तरीका है, कोई भी, ये ऐसा ही होना चाहिए। पेरेंट्स लोग तो ये रोल निभाते ही हैं हमेशा जिंदगी में। दोस्त लोग भी ऐसे लाइफ में एक दो तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो किसी भी मोमेंट पे आप उन्हें फोन करके बोल सको कि यार ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो तुम्हें फोन करके चिल करे कुछ भी। और सेम अप्लाई टू ऑल एवरीवन, कि फिर उससे क्या होता है कि लाइफ थोड़ा बैलेंस रहती है। आप अकेला फील नहीं करते हैं, आप इंडिविजुअलिटी फील नहीं हाँ करते हैं। तो जो बच्चे ऐसा स्टेज में नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, डू मेक एटलीस्ट वन और टू फ्रेंड ऑफ समथिंग, इस तरीके के दोस्त बनाइए। दोस्त बनाइए या कुछ और बनाइए, वो आप पे डिपेंड करते हैं। हाँ अच्छा, सर, तो वैसा फिर बताइए। तो फिर अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडीज, अब तो तुम टॉप 3 बैठे हो, गेट 2023 के टॉप रैंकर्स बैठे हो, महारथी बैठे हो। तो कल वैसे बोले थे पापाज ऑफ ऑल द बेयर रैंक, मतलब एक टैगलाइन उन्होंने यूज किया था, ऑल द एग्जाम्स यहाँ बैठे हुए इस टाइम पे। तो तीनों का, जब AIR 1, AIR 2, AIR 3 यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, तो आपका अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ाकू टाइप के बच्चे होंगे, क्या मजे मस्ती नहीं करते क्या, ये मतलब सुबह शाम तक पढ़ते रहते हैं क्या? तो व्हाट अबाउट फन इन योर लाइफ? MSc के ड्यूरेशन में क्या तुमने फन किए, और फन करना छोड़ दिया या फिर कर रहे थे? कुछ रीजंस रहे होंगे, वो अलग बात है, बट उसके अराउंड, उसके अलावा जितना भी समय आपको मिला कि आपने उसे फन किया नहीं किया, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, अतनु। अतनु क्या कहना चाहता है? वो तो डांस करके आया था उस दिन। हाँ, सर एक्चुअली मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस टाइप हूँ, तो अच्छा। मैं हर हाँ, गेट के 2 मंथ पहले भी, मतलब एक्चुअली नवंबर तक, तो मैं हर सुबह, सुबह नहीं एक्चुअली, दोपहर, मतलब 4-5 बजे हमारे यहाँ पे स्टेडियम है, तो अभी मैं दौड़ने जाता था, स्किपिंग विपिंग ये सब करता था। वेरी गुड। तो गेट के लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे 2 मंथ के लिए। अच्छा। यही है मेरा। और कुछ कुछ ऐसे, कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो तू बताना चाहे कि हाँ ये लाइफ की मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैंने ऐसा कांड किया IIT कानपुर के अंदर। IIT दिल्ली में तो मेरी बहुत सारी है ऐसे। हाँ, आ, विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ एनी प्रोफेसर और ऐसी चीजें। ये शपथ बताएगा सर। अच्छा ठीक है, मैं समझ से पूछा, समझ तेरे पास आने वाला और देखने ध्यान रखना। अच्छा चल, तू ही बता, चल पहले तो तुम दोनों ही डिस्कस करो, बताओ। हाँ सर, तो बात ये था कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आए थे, तो पहले तो ऑनलाइन चल रहा था सब यहाँ पे। तो उसका बाद क्या हुआ, मिड सेम के बाद ऑफलाइन हो गया सब। ओके। अब बात क्या हुआ था, हमारा एक कोर्स था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। अब बात यह है, स्टैटिस्टिक का कोर्स में हम लोगों को मतलब जो प्रोफेसर थे वो मतलब बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे थे, और बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स बोल रहे थे, जो एकदम दिमाग के ऊपर से जा रहा था, तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो हम लोग पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि उन लोग बहुत सीनियर प्रोफेसर है, और उन लोगों से बहुत लोग पढ़ के गए हैं, जो उन लोगों के साथ फेल, हमारे IIT कानपुर आए थे, उसका उनका कोर्स था, फेल करके यहाँ से चले गए, दूसरी जगह पे जाए, वो वहाँ भी प्रोफेसर है। तो ओके। हम लोग हम लोग सोच रहे थे, जो फेल करके गया प्रोफेसर बन गए, हम लोग तो कुछ भी नहीं, क्या ही दे उसका एग्जाम। फिर हम लोग एग्जाम दिया, और एग्जाम क्वेश्चन उसका 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 थोड़ा मिड सेम डिले हो गया था, ओके। बाद में हुआ था। तो बात यह है कि जब उन लोगों ने एग्जाम दिया, तो एग्जाम क्वेश्चन देख के हम लोग डर गए थे। फिर हम लोग आके एक लोग पूरा सब
48 स्टूडेंट अराउंड मीटिंग किया है, क्या किया जाए इसके बाद। क्योंकि हम लोग को तो निकल दिया जाएगा, इस बार आईटी का फेल करूंगा हम लोग। तो फिर तो क्या क्या तब फिर सब लोग बोले कि चलो दुआ को सब लोग लिखते हैं पिटीशन, सब पास किया कर दिया जाए हम लोग को सब। अच्छा, तो उसके पिटीशन बाद लिखा। हाँ, तो सब पिटीशन लिखा। पहले तो सब डर रहे थे कि साइन करूं तो सर क्या सोचेगा। तो फिर सब लोग कर दिया। तो फिर कुछ मीटिंग मीटिंग हुआ सब सर के, तो सर को कुछ बोला मतलब, तो फिर सर सब लोगों को मतलब थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि छोड़ दो मतलब। ऐसा था कि 150 मार्क्स में टोटल पे 16 18 मार्क्स में भी सर पास कर दिया लास्ट पे सब लोगों अरे को। वाह, 150 में से 18 में पास हो गए। ऐसा ही बात हुआ सर, बहुत। वही होते हैं भाई, लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे हमारे होते हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो चाहते हैं कि आप लोग भी उस नॉलेज की तरफ जाए, पर कई बार वो हमारे सर के ऊपर जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो हमें क्वांटम के बारे में बोलोगे, तो जो हमारा क्वांटम होता है वहां से तो फिजिक्स वालों को शुरुआत होता है, मतलब जो हमारा एक्सट्रीम होता है उनको वहां से शुरुआत होता है। तो देर इज डिफरेंस, हाँ हमेशा अक्सर होता है, मेरे भी ऐसा है। हमारे भी आईआईटी में कोर्स में क्या होता था कि फिजिक्स वाले ही बैठे हैं, केमिस्ट्री वाले ही बैठे हैं, बीटेक वाले ही बैठे हैं, कोई एमटेक वाला ही बैठा है, कोई पीएचडी वाला क्या बैठ सकता है। मतलब वो कोर्स ऐसा था। तो क्वांटम में अगर तुम केमिस्ट्री में अगर फिजिक्स वालों से कम्पीट करोगे तो डेफिनेटली दो आपको हराएंगे। बट हाँ, यहाँ से मोटिवेशन भी जनरेट होता है कि हाँ, जब जब ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं कि भाई कि हमें भी उतने लेवल पे अच्छा जाना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि सौरभ आप मतलब यहाँ से समझता हूँ कि आईआईटी आपको वो एक्सपोजर देती है कि आप आगे बढ़ो, मतलब ये कंपटीशन है तो इसको हमारे अंदर एक जिज्ञासा जनाती है कि इसको क्रैक करना है कैसे भी करके, मतलब कैसे भी करके इसको आगे, मतलब एटलीस्ट इतना तो करें कि हम सेटिस्फैक्ट्री बन पाए। 100 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, कुछ तो करें एटलीस्ट। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना सिखाती है आईआईटी, और प्रेशर हैंडलिंग सिखाती है आईआईटी कि हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने बस हाँ, पर ठीक है प्रोफेसर, कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है कि ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है यार उनका, मतलब जब तुम मुझे बता रहे हो कि एक स्टूडेंट रहे थे उनके और वो प्रोफेसर बन गए बाद में जाके फेल होने के बाद भी उनसे, तो मतलब फिर तो तुम लोगों ने तो बहुत बड़ा किया है, तुमने अच्छा अचीवमेंट किया है। उतने मार्क्स लाके एटलीस्ट तुम पास हो गए हो। चलिए, वेरी गुड। तो ओके सौरभ, कोई ऐसी बात आप बताना चाहे? सर, हमारे साथ यूजुअली जो बर्थडेज होते थे, किसी का भी बर्थडे होता था, तो यूजुअली हम हॉस्टल के बाहर सेलिब्रेट करते थे। तो हिमांशु का बर्थडे था एक्चुअली, और हिमांशु को हमने बोला था कि तू वो लैब में था, तो हमने उसको बोला कि तू 12 बजे तो आ जाना यहाँ पे, हम इधर वेट कर रहे हैं। ओके। केक वेक लेके हमने मंगाया है, रात और को रात पूरी को 12 क्लास है बजे इधर, तो तू आ जाना। हाँ, रात को रात 12 को बजे, बारह हाँ। बजे हाँ। ये सर। तो हिमांशु की लैब में हिमांशु को उन लोगों ने थोड़ा बहुत पिला दिया, तो और हिमांशु हिल गया। इसको मुझे कट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले बता देना मुझे। हिमांशु से पूछ के भाई। पर एक्चुअली मेरे को सबसे फनी इंसिडेंट यही याद आ रहा है कि उसने वो एक्चुअली हम यूजुअली साइकिल्स यूज करते हैं हाँ हाँ कैंपस हाँ, के अंदर। यस यस, कैंपस में साइकिल्स अलाउड तो होती है। तो उसने साइकिल वो साइकिल से आया, एंड देन हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। साइकिल की उसके पॉकेट में है, और फिर वो बोल रहा है मेरी साइकिल की चाबी गुम गई है। और फिर हम लोग परेशान हैं कि यार इसकी साइकिल की चाबी नहीं मिल रही है। फिर हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए थे, कहीं वहां तो नहीं छोड़ दिया। फिर वो बोल रहा है कि मैं जिमखाना ग्राउंड में भी था कुछ टाइम के लिए, फिर मैं यहाँ भी था। सब लोग पहुंच भी गए ढूंढने के लिए। एट द एंड पुष्पेंद्र ने पूछा कि तू अपने पॉकेट तो चेक कर एक बार। देन फाइनली उसने पॉकेट चेक किया, और उसका की उसके हाथ में। फिर तो अरे, सबने इतनी गाली दी है ना उसको। आधा घंटा 1 घंटा तो हमें परेशान करके अब बता कि अगर चाबी भी जेब में लेके घूम रहे भाई। ऐसे एंड ही है, बहुत सारे कांड हमने भी किया है दिल्ली में। सेकेंडली सर, होली इज द हाँ। बेस्ट इन आईटी। ये सोली, तो वहां तो अब अलग अलग ही, मतलब होली में तो क्या होता है कि कैंपस में स्पेशल लग जाता है नोटिस कि कैंपस में नहीं खेल रही है, फिर भी बच्चे खेलते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत ही सही तरीके से होती है। वो ओके। कुछ भी किसी भी चीज पे ऐसा नहीं है कि वो कोई रोक है या फिर कुछ भी। ओपनली कोई खेलते हैं, बहुत सही है। नहीं, मतलब आईआईटी दिल्ली में तो कैंपस में नोटिस जाता है कि कैंपस के एरिया में कोई भी होली ना खेली। तो हम लोग उससे देख के हमेशा करते हैं कि यार ठीक है चलो कोई नहीं, बट कैंपस में ही बच्चे जाते खेलने, कॉरिडोर में ही खेलते हैं, अल्टीमेटली यस होता है सर। ऐसा। पर वो क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ बच्चे मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, खेलते रहते हैं, मजा आता है। अच्छा, एक और डिबेट का पॉइंट यहाँ पे है, अब थोड़ा सा मामला चला है और सारे टॉपर्स बैठे हैं, विद वेबकैम एकेडमी और गेट के टॉपर्स बैठे हैं। तो एक और डिस्कशन का पॉइंट है कि अक्सर आईआईटी कानपुर और बॉम्बे को लेके कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? व्हाट यू पीपल सजेस्ट अबाउट आईआईटी बॉम्बे, कानपुर? तुम दोनों बैठे ही हो, दिल्ली का किसी मुझसे मैं थोड़ी बातें मैं दिल्ली की बता दूंगा। तो व्हाट इज योर सजेशन अबाउट आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बॉम्बे? अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए अबाउट आईआईटी बॉम्बे एंड कानपुर।
तो पहले किससे स्टार्ट करें? आईआईटी कानपुर वाले से स्टार्ट करते हैं, कानपुर वाले दोनों बच्चे बताएं। सो अगर मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को पीएचडी करना है, बहुत सही जगह से करना है, तो यहाँ पे मतलब एमएससी में आपको इतना रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, प्लस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको इतना मिल सकता है यहाँ पे कि आप बहुत सही जगह जा सकते हो यहाँ पे, मतलब एमएससी के बाद पीएचडी के लिए। सो अगर मतलब रिसर्च पे जाना है तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। यस 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 यस, वही उसी के लिए कानपुर जाना जाता है। और इस बार कुछ एक्सेप्शनल हुआ है, हम्म। और वो कीर्तिमान दो लोगों ने सेट किया है, अतनु ने और शपथ ने। शपथ, आपके भी सेम विचार हैं इस बारे में? हाँ सर, तो मतलब हाँ, जो जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आईटी कानपुर में भी स्कोप है बहुत ही। आप बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है, देखो बताया लोगों ने, करके दिखाया भाई, करके दिखाया है। हाँ, तो जिसका जो करना है, मन करना है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। पर खुद को पहले देखना होगा कि खुद क्या करना चाहते हो, फिर डिसाइड कर लो क्या करना है लाइफ में आगे। यस। ऑप्शन ऑप्शन सब जगह पे खुली है। ओके, तो अब सौरभ आपके पास आते हैं, बॉम्बे के बारे में आपको क्या कहना है, कुछ बच्चों को कुछ एडवाइस देने को? सर बॉम्बे इज लाइक सेम एज आईआईटी कानपुर की। आपको अगर रिसर्च में जाना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पीएचडी नहीं मिलेगी। और जहां तक मैं अपने बैच के जितने भी लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को यस, पीएचडी मिली है, उन बहुत लोगों सारे को बच्चे। बहुत ही अच्छी जगह पे पीएचडी यस, मिली है। बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भेजिएगा। पिछले कुछ 3-4 साल से तो मैं स्पेशली देख रहा हूँ कि एक सीक्वेंस सा बन गया है बाहर जाने का। मैंने जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम मैं सबसे मिला भी था, तो मैंने देखा, हाँ मतलब एक सीक्वेंस ही बन गया आईआईटी बॉम्बे का कि भाई यहाँ इसके बाद वहाँ फॉलो करते हुए लोग जा ही रहे हैं। यूएस 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 बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह से भी है। हाँ, तो यस आप सर। तो कंटिन्यू करिए। यस। वो एक्सपोजर वहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपको जाना है पीएचडी करने तो प्रोफेसर भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि एज इन जहाँ तक मैंने एनालाइज किया कि प्रोफेसर्स को यही चाहिए होता है स्टूडेंट से कि उनका स्टूडेंट पीएचडी करे। यस यस। लाइक मेरे प्रोफेसर को भी यही था कि मैं पीएचडी करूं। और ऐसा ही था सीन। लेकिन अगर गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है लैब को लेके। यस, फिर ये आप भी। किसी भी लैब में नहीं जा सकते हो। आपको समय चाहिए होगा, समय नहीं मिलेगा तो फिर एग्जैक्टली। आप वो प्रिपरेशंस का वो अच्छा रैंक जो आप सोच रहे हैं, मतलब क्रैक कर लोगे, टॉप 100 आ सकता है। बट द पॉइंट इज कि वो टॉप 50 का रेंज मेंटेन करना, जिसमें अक्सर जॉब्स की वैरायटी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं आजकल, तो वो भी थोड़ा सा, क्योंकि जब से ओएनजीसी नोल ने नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिक्रीज किया, बट आई थिंक इस साल वैकेंसी ज्यादा निकलेगी, पॉलिटिकल रीजंस। यस सर। तो तो उसकी वजह से हर एक सेक्टर, बल्कि नॉट ओएनजीसी, मैं सबको बता दूं जो बच्चे इस इंटरव्यू को बाद में देखे, इस साल तो हर सेक्टर में अच्छी खासी जॉब्स निकलने वाली है। कभी निकले निकले, इस साल तो पक्का निकलेगी भाई। 23 और 24 के चलो तो पक्का निकलेगी, सरकार का मामला है। तो आप सब बिल्कुल तैयार रहे, जॉब्स निकलने वाली है, और आप बस पाने वाले बने उसमें अल्टीमेटली। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। एक एक आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा सौरभ, कि जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ड्रॉप करें या ना करें, और आपका पर्सनल रिव्यू इस पे क्या है? मुझे लगता है कि एमएससी करते टाइम एक स्टूडेंट को ये तो क्लियर हो जाता है कि उसको करना क्या है। अब इन केस अगर वो प्रिपरेशन नहीं भी कर पा रहा है, जैसे कि मैं था, मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाया। पर मुझे ये पता था कि मुझे पीएचडी नहीं करनी है। तो आई एम नॉट लाइक कि मैं कहीं जबरदस्ती घुस रहा हूँ। मतलब मेरे लाइफ में ये था कि मुझे क्लियर है कि मुझे पीएचडी तो नहीं करनी है। तो अगर लाइफ में ये चीज सर्टेन होता है कि आपको करना क्या है तो आई थिंक कि आप कर सकते हो। और फिर बस एक प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपको पढ़ना है, एंड देन यू विल डू इट डेफिनेटली। यस यस, ये बात आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप जरूर कूदिए और समय दीजिए, क्योंकि ये समय फिर बाद में नहीं आएगा। मतलब आपने अगर कुछ और डिसीजन ले लिया, तो देन फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। फिर आप कहीं और जॉब ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो फिर वो समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो यू मस्ट स्टे, मतलब गिव योर टाइम। 1 साल आप बिल्कुल दे सकते हैं, 1 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 साल मतलब ऐसा है कि 1 साल हम अपने आप को एनालाइज करने में, और 1 साल हम अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने में लगा रहे हैं, तो वो आपका ही बेनिफिट है। आप सीख रहे हैं, आप पढ़ेंगे बैठ के खुद से, सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं गेट में नहीं तो कहीं और काम आएगा। जीएसआई में काम आएगा, कहीं यूपीएससी में काम आएगा, किसी और एग्जामिनेशन में काम आएगा, बार्क में काम आएगा, कहीं और जगह काम आएगा, पर आपकी केमिस्ट्री आपके काम आएगी। वो पढ़ा हुआ खराब तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट इतना तो आप सेल्फ एनालाइज करेंगे, आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। अक्सर ऐसे ब्रेक्स जो होते हैं ना, वो आपको और अच्छा इंप्रूव करके आपको आपके अपने आप को जानने की कोई एक कैपेबिलिटी देते हैं कि मैं इस सेक्टर में भी इतना अच्छा हूँ क्या। ऐसी चीजें आपको वहां से पता लगती हैं।
तो बहुत ही मजेदार रही आपकी ओवरऑल जर्नी तीनों की ही, अतनु, सौरभ एंड शपथ भंडारी, तीनों ही रॉकस्टार गेट 2023 के कम एकेडमी के रॉकस्टार। तो मजा आया मेरे को बहुत अच्छा। एक क्विक क्वेश्चन जो आई होप मैं जिस एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आंसर देंगे। क्विक क्वेश्चन अबाउट कि व्हाट इज अबाउट लाइफ में, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा तुम सबने इसको स्किप कर दिया, तुम उसको कहीं और लेके चले गए। मैं पूछना चाह रहा था कि लाइफ में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो डू यू हैव एनी लाइक स्टेट में बोल ही लेता हूँ, इतना क्या इसमें कि भाई इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई आपके साथी और है क्या? हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, फीमेल है क्या, ये कर रहे हैं इसमें काम या नहीं कर रहे हैं, या हो गया है सेटल है सब कुछ, या नहीं सोचा इस बारे में कुछ भी ऐसा, बाद में सोचेंगे क्यों, ये कुछ थोड़ा सा तो बताओ ना, अतनु क्या करना है? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। सौरभ तेरा क्या कहना है भाई? आईटी होममेक लाइफ तो मजेदार होती है। सर कानपुर आई में तो थिंक समझ में आता है कि इन सब चीजों के लिए समय ना मिले। वो बच्चे ने, तुम लोगों ने, कानपुर वालों को समझ में आया कि ठीक है तुमने गेट के लिए समय निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है, लैब से हटके। पर बॉम्बे में तो थोड़ा सा समय भी मिलता है, बॉम्बे में थोड़ा सा एक्सपोजर क्या है कि वो नाइट को, अच्छा मतलब सभी आईआईटी सभी बराबर है, दिल्ली बॉम्बे कानपुर तीनों ही बराबर है, तो सबके लिए सेम है। तो हाँ सौरभ बताओ क्या करना चाह रहे सर आई हैव समवन लाइक बट इट इज लाइक ऑन एंड ऑफ। हो? ऑन एंड ऑफ का मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, तो ऐसे हो ओके, जाता है कि कोई नहीं, जिंदगी में ये चीजें होती है, जैसे कि दोस्तों लाइफ में मास्टर्स के साथी अक्सर हमेशा साथ रहते हैं, जैसे मेरी मास्टर्स के साथ मेरे साथी हैं अभी भी। मेरी उन्हीं से शादी हुई है भाई। तो वी जस्ट हैव टू मैनेज, कि हमें कई बार समय निकालना पड़ता है कभी। तो ये भी एक, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं तो भाई ऐसा है, तो आप सब बड़े हो गए हैं, तो आधे, वरना तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो कहेंगे क्या ही सिखा रहा है भाई। मैं सिखा नहीं रहा हूँ। सॉरी। अभी बच्चे बड़े हो गए, खुद की जन मतलब लाइफ के बारे में डिसीजंस ले सकते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, सबसे जो मैनेज की जा सकती है, और बस मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, और ट्रस्ट बरकरार रहना चाहिए। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लाइफ ऑफ जॉब में बात कर रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ में बात कर रहे हो, या फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी में ट्रस्ट की बात कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो आपको बरकरार रखना पड़ेगा। शपथ, व्हाट इज अबाउट यू? हाँ सर, हम लोग तो तीनों ही रूममेट है, तीनों सिंगल है एकदम। और तीनों दूसरों को देख के बोलते हैं उसका हो गया, तेरा नहीं हो पाएगा। वाह वाह। तो इनका रूममेट है उमाशंकर, उसकी भी बेचारे की अच्छी रैंक आई है, बट उसने बहुत मेहनत की थी, मैंने टेस्ट सीरीज में देखा, उसका टेस्ट सीरीज में उसका स्कोर बहुत अच्छा रहा था। वो भी रैंक 4 रैंक 5 के आसपास ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में था, क्या केम एकेडमी के, मैं देख रहा था उसको बार बार। पर मैंने इसको, और मतलब पर कोई बात नहीं, रैंक्स अप्स एंड डाउन चलते थे, फिर भी बहुत अच्छी रैंक है, टॉप 100 में आना रैंक अच्छी बात होती है। तो बाकी तो मतलब मजेदार ही किस्से रहे आप लोगों के साथ। और आईआईटी बॉम्बे और कानपुर आज इस बार पूरा धमाकेदार तरीके से रॉक स्टार किया है उन लोगों ने सबको, पूरे दिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे सोच रहे थे कि कानपुर से रैंक्स नहीं आती है, तो आप कानपुर में जाके भी रैंक्स निकाल सकते हैं। कंक्लूजन इज दिस, बॉम्बे दिल्ली और बाकी लोग तो स्टार करते रहते हैं, नॉट इवन ऐसे, बाकी सब जगह से भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। और बहुत सारी रैंक्स आई हैं, आईआईटी दिल्ली से भी इसके बाद एक रैंक है, और वेरियस रैंक्स ऐसी हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको आपकी आगे की जर्नी के लिए। और केम एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगी आपकी लाइफ जर्नी में, और आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी जब तक आप चलते रहेंगे अपनी इस लाइफ में। जब भी आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी परेशानी दिक्कत आए, तो वी आर ऑलवेज विद यू पीपल्स। एंड दोस्तों इस जर्नी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपने जो जर्नी जी, जो मेहनत की, डेफिनेटली मेहनत रंग लाई, और आप आज इस प्लेटफॉर्म बैठे हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3। तो बहुत बड़ी बात है गेट के स्कोर में, गेट के उसमें एग्जाम में रैंक आना। तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, और कंग्रेचुलेशन टू अस आल्सो। एंड कि ये एक स्टार तीनों के तीनों एक केम एकेडमी का हिस्सा है। और हमारे इस एलुमनाई की लिस्ट में, और भी एलुमनाई की लिस्ट में एक और कीर्तिमान लग गया। हिस्ट्री तो हर साल हम बनाते रहते हैं, इस साल एक और स्टार मतलब ऐड हो गए हैं कि हाँ भाई ये 3 स्टार हो रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टार जो बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, रिजल्ट आए जा रहा है। रैंक 9 रैंक 8 रैंक 11 12 रैंक 15 18 और 19, ऐसे वेरियस 21 और भी अभी भी आई जा रही है। कुछ बीच बीच में से बातें पता लग रहा है कि रैंक अभी टॉप 10 में एक तो हो रहे हैं, जो अभी मतलब इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो मे भी देखते हैं और क्या हो रहा है। तो आप आखिरी में एक एक लाइन क्या कहना चाहेंगे अबाउट कैम एकेडमी में? स्टार्ट करता हूँ फटाफट, और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। जो बच्चे इस सेशन को बाद में देखे, तो आप अपने कमेंट्स, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेटर ऑन हम जब जश्न काबे में मिलेंगे, सब सारे एक साथ मिलेंगे जश्न काबे में, जब सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, मुझे जानना है कि आपके एग्जाम कब कब है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कब से स्टार्ट है तुम लोगों की आईआईटी में? अच्छा, सर आईआईटी में आपके ये है अप्रैल जो है। हाँ अप्रैल। तो
अप्रैल के स्टार्टिंग में मे भी हमारा मिड सेम पड़ सकता है, तो वो ओके आई मीन रूटीन आने के बाद ही आप बता ओके, सकते उसके आसपास उसके बाद जब तुम फ्री रहोगे तभी हम करेंगे, बड़ा मजा आएगा उसमें। हैं। जश्न का भी मैं और पूरा डांस वांस नाच गाना खाना पीना पूरा मजेदार सेलिब्रेशंस होते हैं ना। तो बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं, तो आप भी जो बच्चे इस वीडियो को एज अ जूनियर देख रहे हैं, मतलब जो अगले साल पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये लोग इंस्पिरेशन है। आप बस मेहनत करते रहिए, फल अपने आप आता है। चाहे आप ड्रॉप आउट है, चाहे आप एमएससी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिजल्ट ला सकते हैं और उन्होंने ला के दिखाया है। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट टू फॉलो योर टाइम। जैसे वो लोग बात करें टाइम निकालना, कैसे कैसे टाइम निकाला, फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपके सामने है, उसको भी एटलीस्ट दे देना, अटेम्प्ट कर लेना, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। और अच्छा होता है तब भी अच्छी बात है, अच्छा नहीं होता है तब भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। जैसे कि अतनु कह रहा है कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी स्टिल रिसीव द गेट रैंक 1। और आपका अच्छा नहीं होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप मोटिवेटेड रहिए और अपने जो आपका मेन टारगेट है उसको फॉलो करना ही करना है। मेहनत करते रहिए, अच्छा नहीं हो तो सी और सोचिए कि नहीं मुझे अब और मेहनत करनी है। इस तरीके की आप मेंटेलिटी के साथ आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, प्रेशर बिल्कुल मत लिए, थोड़ा चिल माहौल में रहिए। देखिए तीनों ही चिल मुझे लग रहा है। सौरभ बड़ा शांत है, और शपथ बड़ा थोड़ा सा होता है ना, चुलबुल टाइप के लोग होते हैं हमारे थोड़ा सा मजाक के टाइप के लोग। अतनु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों का नेचर बहुत बढ़िया है, और ऐसे ही नेचर अपने बरकरार रखिए, नेचर मेंटेन रखिए। और ऐसे ही बच्चों को अपने बारे में, मतलब अल्टीमेटली आपकी स्टोरी से बहुत सारे बच्चे इंस्पिरेशन होने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आपके इस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ विशेस पूरी की पूरी टीम की तरफ से आपके आने वाले या सफर के लिए। हम जल्दी मिलेंगे जश्न कामयाबी में, और भी फिर वहां पे लाइव चैट भी करेंगे बच्चों के साथ। फिर तुम बच्चे जितने भी हैं वो लाइव चैट पे बच्चों से इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जश्न कामयाबी में हम बैठेंगे तीनों के साथ वहां पे लाइव चैट करेंगे, वहां पे करेंगे मजेदार तरीके से। ओके, तो एक एक लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे अतनु, फाइनली व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन एंड गोल एक ही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। सर आपका क्या कंट्री, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के, एक मैसेज क्या हो? बिल्कुल यही कि लाइफ में पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और स्पेशली जब आप एमएससी में आ जाते हो तो आप एक साल में फिगर आउट कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। एंड देन विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी अदर थिंग यू शुड फोकस ऑन दैट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक। वेरी गुड वेरी। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। यस यस, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको लगातार बरकरार रखनी चाहिए। शपथ, व्हाट विल बी लास्ट मैसेज, मतलब व्हाट विल बी, हाँ इस हाँ सेशन का, वैसे तो नहीं, वैसे तो बहुत सारे मैसेज हम देते रहेंगे आगे। सिर्फ कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, नेट हो, जो भी हो, मेरे को लगता है जो लोग बोलते हैं टैलेंट 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 कुछ नहीं होता, मेरे को लगता है डेस्परेशन ही जरूर सबसे अच्छा चीज होता है। कि डेस्परेशन की सुबह उठ के ऐसा लगा कि हाँ जब तक वो नहीं हो जाए, हासिल हो जाए जिंदगी में, तो कुछ नहीं करना है। वेरी मतलब गुड। डेस्परेशन ही अच्छी चीज है, डेस्परेशन के अलावा और कुछ कोई भी नहीं हो सकता कुछ तो आप डिस्परेशन। सब बच्चों ने तीनों के थॉट सोच लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं चीजों में से आप जिस भी चीज में लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनको कंक्लूड करिए, और अपनी जिंदगी को इनके जो भी इन्होंने अपनी लाइफ को अभी जिस तरीके से मैनेज करके रैंक को लेके आए हैं, अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, कुछ लैब से टाइम भी निकाला है, तो वो भी आप सब भी वो सब कर सकते हैं। अक्सर बच्चे भी पूछते हैं कि भाई हम लैब से कैसे टाइम निकाल पाएंगे, उन्होंने निकाला है भाई, निकाला है, जो टाइम मिल रहा है वो निकालिए। और ड्रॉप करके कर सकते हैं, वो उन्होंने भी किया है भाई, आप सब कर सकते हैं। यू कैन डू इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। बस अपने दिन में रखिए, मुझे निकालना है, कैसे भी करके अचीव करना है तो करना है, मेहनत करते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और हम फिर से मिलेंगे दोस्तों जश्न कामयाबी में। धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।